तो आज के इस वीडियो में मैं यू सीजन 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीजन 1, 2 एंड 3 को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो अब अपनी साइको वाइफ लव को मारने के बाद जो मैरियन के पीछे पागल हो चुका था, उसने मैरियन के एक्स हस्बैंड को भी मार दिया और वो अब मैरियन को ढूंढने के लिए दुनिया के हर कोने में भटक रहा है। खैर, इधर लंदन में हम एक यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में एक लड़की नाडिया को देखते हैं। वो क्लासरूम में आती है और देखते हैं कि वहाँ जो अब लिटरेचर प्रोफेसर बन चुका था, उस लड़की का नाम है नाडिया। स्टूडेंट वहाँ पर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं चैप्टर्स को लेकर, मतलब डिबेट करते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद नाडिया प्रोफेसर मोर, मतलब जो का जो अब नकली नाम है, उससे बात करती है। पूछती है कि आप ऐसे राइटर्स के बुक्स को क्यों पढ़ते हैं जिन्हें कोई पढ़ता ही नहीं। तो जो कहता है क्योंकि मुझे अंडररेटेड राइटर्स को ढूंढ निकालना पसंद है। वैसे भी ये मेरा क्लास है तो मैं जो पढ़ाऊंगा तुम्हें पढ़ना होगा। नाडिया के पास में राइस मॉन्ट्रो नाम के राइटर का किताब होता है जिसके बारे में जो नहीं जानता। नाडिया उसे वो बुक देती है और फिर वो क्लासरूम से बाहर आता है। कहने लगता है कि उसे यहाँ एक चीज पसंद है, इंग्लैंड में लोग बुक्स की इज्जत करते हैं, लेकिन वो अभी भी मैरियन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। वो लंदन में रह रहा है क्योंकि एक तो यहाँ उसे छुपने का जगह मिल गया और दूसरा उसे जॉब भी मिल गया, तो उसे पैसों की ज्यादा चिंता नहीं है। फिर उसे वहाँ प्रोफेसर हार्डिंग मतलब मैलकॉम मिलने के लिए आता है और वो उसे पूछने लगता है तुम्हारा फ्लैट कैसा है, और वो उसे शाम को ड्रिंक पर चलने को बोलता है। जो वहाँ से तुरंत निकल जाता है ये कहकर कि उसे काम करना है। वो कॉलेज से बाहर आता है तो वो पैदल ही घर जाता है क्योंकि लंदन में उसे पैदल चलना बहुत पसंद है। वो अपने फ्लैट में आता है जहाँ वो अकेले रहता है और कहीं ना कहीं उसे अकेले रहना अब पसंद है। मगर तभी उसकी नजर जाती है उसके पड़ोसी मैलकम और उसकी गर्लफ्रेंड कैट पर, जो खुद को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दिन भर केट को देखते ही रहता है। मैलकॉम जो के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है और उसे ये भी पता है कि मैलकॉम काफी रईस है, लेकिन वो दिन भर मेहनत करता है ताकि वो खुद का कुछ कर सके। खैर, ऑनलाइन जाकर वो पता लगाता है कि केट मतलब मैलकॉम की गर्लफ्रेंड क्या काम करती है। वो एक गैलरिस्ट है और उसे आर्ट से प्यार है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। उसकी माँ ग्रेटा 90s के समय की बहुत बड़ी मॉडल हुआ करती थी और फिलहाल वो स्पिरिचुअल स्टाइलिस्ट है। फिर शाम के समय वो देखता है कि मैलकॉम घर पे नहीं था, तो उसकी गर्लफ्रेंड खुद को ही प्लेजर देने लगती है। जो का ध्यान तो उसी पर था, तो उसका खाना जल जाता है और वो सोचने लगता है क्या मैलकॉम केट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो पेरिस में घूम रहा था। वहां वो एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था और वहां पर उसे एक पेंटिंग मिला और वैसा ही पेंटिंग मैरियन के लाइब्रेरी में भी था। इसीलिए वहां एक औरत से वो पूछता है कि आपके पास इस पेंटिंग के आर्टिस्ट का ईमेल आईडी है। वो औरत कहती है हाँ है, लेकिन वो जल्दी रिप्लाई नहीं करती। वो लंदन के आर्ट गैलरी में गई हुई है। खैर, यहाँ प्रेजेंट में जो केट का पीछा कर रहा था, तभी वो देखता है कि दो लोग आते हैं और केट का पर्स चोरी करने की कोशिश करते हैं। ना चाहते हुए भी जो को उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ता है। दोनों चोर वहां से भाग जाते हैं और केट पुलिस को कॉल करने वाली थी, मगर जो के लिए पुलिस का इन्वॉल्व होना थोड़ा रिस्की था, इसीलिए वो केट से झूठ कहता है कि पुलिस को मेरे बारे में मत बताना, मेरा वीजा का प्रॉब्लम है इसीलिए। वो सोचने लगता है पता नहीं केट पुलिस को उसके बारे में क्या बताई होगी। खैर, उसके घर में प्रोफेसर मैलकम आता है और देखता है कि जो के फ्लैट से उसका फ्लैट में डायरेक्ट वो देख सकता है, इसीलिए वो जो से कहता है तुम तो पूरे मजे लेते होगे, जो भी हो मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर मत डालना और केट की मदद करने के लिए थैंक यू। मैलकॉम जो को आज एक रात पार्टी में चलने को बोलता है। जो के मना करने के बावजूद मैलकॉम जिद करता है और कहता है आधे घंटे में हम लोग निकलेंगे। वो लोग पहुंचते हैं एडम प्रैट के घर पे, जो कि एक अमीर आदमी है और उसका घर अमीर बिगड़ैल लोगों का अड्डा है। वहां पहुंचने पर वो देखता है मीडिया भी वहां पर आई हुई थी और वहां एक लड़की आती है फीबी, जिसके बारे में वो पहले ही रिसर्च कर चुका था। फीबी बहुत ही खूबसूरत है और हद से ज्यादा पैसे वाली, और प्रीमियर लीग के 2 टीम के कैप्टन को वो डेट भी कर चुकी है और वो भी एक साथ। वो हमेशा न्यूज में बनी रहती है हर गलत रीजन के वजह से, लेकिन फिर भी उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत प्यारी है। इधर जो अंदर आता है और उसे फीबी बात करने के लिए आती है और उसे अपने दोस्त ब्लेसिंग से मिलाती है, जो कि नाइजेरियन प्रिंसेस है। ऑनलाइन से पता चला ब्लेसिंग इन्हीं अमीर लोगों के बीच में पली बड़ी है और वो अपना बिजनेस चलाती है और बहुत घमंडी है। मैलकॉम उन सभी के लिए ड्रिंक लेकर आता है और वो जो को साइमन से मिलाता है, जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। दुनिया के सामने अपना दर्द दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो को पता है कि तकलीफ इस लड़के के आसपास गुजरी भी नहीं होगी, क्योंकि उसके बाप ने तो तकलीफ को भी पैसे देकर भगा दिया होगा। फिर वहाँ सोफी आती है, जो कि साइमन की बहन है, जिसके शरीर पर हर एक चीज स्पॉन्सर्ड है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड गई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसे जल्दी पता चल गया कि लाइक्स और फॉलोअर्स से करियर बनाना बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए अब वो इन्फ्लुएंसर बन गई है और काम के नाम पर बस अपने बिकिनी में फोटो खिंचवाती है और पोस्ट करती है। उसके बाद वो और भी दोस्त जैसे रोल्ड, जेमा, कॉनी से मिलता है और जो को पूरा यकीन है कि
ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बस किसी तरह पैसों के वजह से एक दूसरे के साथ हैं। फीबी जो को उसके घर के मालिक एडम से मिलाती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी है, और लंदन में जो की तरह एडम एक अमेरिकन है। एडम यहाँ आलीशान सन्ड्री हाउस का मालिक है और उसे सब कुछ उसके पापा के पैसों से मिला। उसके बाद वो एक और आदमी राइस मॉन्ट्रो से मिलता है, और ये वही राइटर है जिसके बारे में नाडिया उसे बता रही थी। दुनिया को उसने अपने किताब के जरिए बताया कि वो बहुत गरीब हुआ करता था, अपनी माँ के साथ रहता था। फिर वो गलत रास्ते में चला गया, लेकिन उसे पता चला कि वो बहुत अमीर आदमी का बेटा है, तो बस वो सही रास्ते में आ गया और उसकी लाइफ सुधर गई। जो को राइस थोड़ा पसंद आ रहा था, और इसके बाद वहाँ लड़कियां उसे घेर लेती है और वो लोग जो से पूछने लगती है कि आखिर वो लंदन क्यों आया, क्या उसने किसी का खून किया है या कोई लड़की है जिसने उसका दिल तोड़ा। फ्लैशबैक देखते हैं जो पेरिस में मैरियन को देख लेता है। मैरियन जो को देखती है, पहले तो वो खुश होती है लेकिन वो डर के मारे भागने लगती है। खैर मैल्कॉम पूछता है क्या तुम उस लड़की से प्यार करते थे। जो कहता है हम दोनों ही प्यार करते थे, लेकिन मेरी पत्नी ने उसे मेरे खिलाफ भड़काया और मैंने तो उसे समझाने की कोशिश भी की। तो मैल्कॉम उसे समझाता है कि अब उस लड़की को भूल जाओ, वैसे भी वो किसी और के साथ होगी, और यहाँ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो तुम्हें पसंद आ सकती है। जो बहुत नशे में था। अगली सुबह वो अपने घर पे जागता है और वो किसका कोट पहना हुआ था उसे खुद नहीं पता। वो याद करने की कोशिश करता है कि मैल्कम उसे घर लाया था, लेकिन तभी वो अपने घर पे देखता है मैल्कम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वो सोचने की कोशिश करता है कि शायद ये हो सकता है मैल्कम ने मैरियन के बारे में कुछ उटपटांग बातें बोली होगी, जिससे वो गुस्सा हो गया और उसने मार डाला। फिर वो देखता है मैल्कम के लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली कटी हुई है। दूसरी तरफ मैल्कम के घर पे पुलिस पहुंच चुकी थी। फ्लैशबैक में मैरियन भागती है, जो उसके पीछे भागता है, मगर आखिर में जो उसे ढूंढ लेता है और मैरियन चाकू निकाल लेती है, मगर जो उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और मैरियन उस पर चिल्लाती है कि तुमने रायन को मार डाला। जो कहता है क्योंकि उसने तुम्हारी बेटी को तुमसे छीना। मैरियन कहती है तुम जिंदा हो, मतलब कि तुमने अपनी पत्नी को मार डाला, और तुमने कितनी और लड़कियों को मारा है। जो उसे जाने देता है, मगर वो कह देता है कि मैं साबित कर दूंगा कि मैं अच्छा इंसान हूँ। खैर अब यहाँ जो मैल्कम के बॉडी को लेकर एक वेयर हाउस में आता है और फिर उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक प्लास्टिक बैग में भर लेता है और उसे सीवेज पाइप और नदी में बहा देता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जो से मिलने एलियट नाम का आदमी आता है, जो कि लव के पापा के लिए काम करता था। वो जो को मारने के लिए आया था, मगर वो अपना मन बदल लेता है। कहता है कि मैं अब ये सब काम नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे लव के पापा रे से ज्यादा पैसे दे दो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे पता है तुम्हें लव के सीक्रेट अकाउंट के बारे में पता है, बस उसी में से कुछ पैसे मुझे दे दो। वो जो को डॉक्यूमेंट देता है, कहता है ये तुम्हारी नई पहचान है, बस लोगों से थोड़ा छुप के रहना। जाने से पहले वो कह देता है मैरियन जानती है कि तुम जिंदा हो, बस नई शुरुआत करने से पहले उसे ठिकाने लगा दो, फिर जो करना चाहते हो वो करना। यहाँ प्रेजेंट में राइस से वो मिलता है और जो उसे अपने बारे में बताता है कि आजकल वो क्या फेस कर रहा है। राइस जो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने नरक वाली जिंदगी जी है और इसीलिए तुम बदले में लोगों का बहुत नुकसान भी कर सकते हो। और वो जो से कहता है कि अब जो हो गया सो हो गया, बस आगे बढ़ो और अच्छे काम करो। फ्लैशबैक में एलियट के कहने पर जो मैरियन का पीछा करने लगता है और उसे मारने का सोचता है, मगर वो बड़े ही चालाकी से वो उसे टकरा कर उसका लॉकेट चुरा लेता है और एलियट को मैसेज कर देता है कि काम हो गया। यहाँ प्रेजेंट में यूनिवर्सिटी में केट जो से मिलती है और वो उसे मैल्कम के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो पार्टी के बाद तुम्हें कहीं भी दिखाई दिया, क्योंकि वो घर तो नहीं आया। जो कहता है हाँ, पार्टी के बाद मैंने उसे नहीं देखा। खैर वो उसे डिनर पे आने को बोलती है क्योंकि सारे दोस्त आने वाले थे। फीबी चाहती है कि तुम आओ, नहीं पता वो तुम्हें इंटरेस्टेड क्यों है, और बता देती है कि उसने पुलिस को जो के बारे में कुछ नहीं बताया। अब शाम के समय वो एडम के घर पहुंचता है डिनर के लिए, और वहां उसे एवनेस नाम के एक चैट ऐप के बारे में पता चलता है जिसमें हर मैसेज तुरंत डिलीट हो जाता है, और उसमें उसे मैसेज आता है और जो भी उसे मैसेज भेज रहा था उसे पता था जो ने मैल्कम के बॉडी को ठिकाने लगा दिया। ये देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐप उसके फोन में इंस्टॉल किसने किया। जो जब डिनर करने बैठता है तो सोचने लगता है कि इनमें से वो कौन है जो उसे मैसेज कर रहा है। जो सभी पर नजर रखता है कि आखिर वो कौन है जिसने मैल्कम को मारा और उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और वो जो भी है वो जानता है कि पास्ट में जो ने क्या क्या किया है। साइमन के नाम पर टोस्ट करने के बाद जो तुरंत अपने घर वापस आता है और उसे अपने घर पे एक एनवलप मिलता है। उसमें लिखा हुआ था अगर तुम इस पार्टी में नहीं आए तो जिंदगी भर पछताओगे। फिर वो अपने घर पर इधर उधर तलाशी लेने लगता है क्योंकि उसे लगता है जो भी असली खूनी है उसने अगर बॉडी को यहाँ छोड़ा है तो जरूर उसने और भी कई चीजें यहाँ वहाँ प्लांट की होंगी।
फिर वो एवनएस ऐप चेक करता है जिसे वो खुद नहीं जानता कि वो उस ऐप में किसने इंस्टॉल किया, और इस ऐप में मैसेज भेजते ही वो डिलीट हो जाता है। तो दोबारा वो ऐप देखकर कोई फायदा नहीं। ऐसा लगता है कि केट ने अपने बॉयफ्रेंड का मर्डर किया है और वो जो को फंसाने का सोच रही है। इसीलिए अगले दिन वो यूनिवर्सिटी में कैट पर नजर रखता है, और जब वो लाइब्रेरी में होता है नाडिया उससे मिलने आती है और वो देखती है कि उसके प्रोफेसर जोनाथन बहुत ज्यादा मर्डर मिस्ट्री पर ध्यान दे रहे थे, मगर जो को मर्डर मिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि देखा जाए तो हर किलर का एक ही पैटर्न होता है। नाडिया को तुरंत ट्यूशन पढ़ाने जाना था। वो अमीर बच्चों को रशियन पढ़ाती है। जाते जाते वो मर्डर मिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स बता देती है, जैसे कि कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता और गुनाह की वजह होती है सेक्स, पैसा या फिर बदला, और अक्सर पहला सस्पेक्ट ही दूसरा शिकार होता है। जो को लगने लगता है कहीं एलियट उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कॉल करता है और उसे मेलकम के बारे में पूछता है, लेकिन एलियट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और कहता है कि मैं अब इन सब बुरे काम को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। तभी उसे फिर से वो टेक्स्टर मैसेज करता है, लिखता है कि ब्राउन जैकेट तुम पर काफी अच्छा जचता है, और उसे जो के बारे में सब कुछ पता था। जो घबराने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। जो फीबी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसके चीखने की आवाज सुनता है, इसीलिए वो दौड़ते हुए अंदर जाता है, लेकिन फीबी तो बस अपना हेयर वैक्स करवा रही थी। फीबी जो से कहती है कि उस रात तुमने जो मुझसे कहा था वैसा मुझसे किसी ने आज तक नहीं कहा, शायद हम दोनों का दोस्त बनना तकदीर में लिखा था। और वो अपने कपड़े नीचे करने लगती है, शायद उसे एडम पसंद नहीं आता, और वो जो पे लाइन मार रही है। वो जो को एक पार्टी के बारे में बताती है और वो फीबी ही थी जिसने जो को इनविटेशन भेजा था। एडम जो से कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के नहीं आ सकते, और वो अपने बॉडीगार्ड विक से कहता है जो के लिए अच्छे कपड़ों का बंदोबस्त कर दो। जो अपने लिए नए कपड़े लेने जाता है तो फीबी के दोस्त कॉनी और सोफिया पहले तो जो के पहने हुए कोट का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जैसे ही जो बोलता है कि फीबी ने उसे यहाँ भेजा है तो उन दोनों का जैसे एक्सप्रेशन ही बदल जाता है और बोलते हैं कि तुम्हें जो पसंद है यहाँ से चूज कर लो। केट वहाँ आती है और उसे भी पता चला कि फीबी ने जो को इनवाइट किया, तो केट उसे कहने लगती है कि देखो अगर फीबी ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है तो मैं इतना ही कहूंगी कि तुम बहुत लकी हो, और बोलती है कि तुम इस कोर्ट में वेटर जैसे लग रहे हो। पता नहीं केट जो को पसंद क्यों नहीं करती। बाद में जो केट के पर्स में से मेलकम के ऑफिस का चाबी चुरा लेता है। वो ऑफिस में घुस जाता है और वहाँ उसे लैंप के नीचे में कुछ पैसे मिलते हैं जिसे वो अपने पास रख लेता है, और उसे एक डायरी मिलता है जिसमें बेट्स लिखे हुए थे। जो को समझ आ जाता है कि मेलकम कर्जे में डूबा हुआ था। उसके पास खानदानी दौलत तो थी, लेकिन हद से ज्यादा जुआ खेलने की वजह से उसने सारा पैसा उड़ा दिया। बाहर में उसे नाडिया मिल जाती है जिसे लग रहा था जो चोरी छिपे मेलकम के ऑफिस में घुस रहा था। वो उसे पूछती है आपका मर्डर मिस्ट्री कैसा चल रहा है। जो कहता है उसे काफी बोरिंग लग रहा है, लेकिन नाडिया उसे कहती है आप किलर के पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करिए कि वो दुनिया को कैसे दिखता है, लोगों को देखने का तरीका उसका क्या है। शायद आपको इस कहानी में और इंटरेस्ट आने लगे और आपकी मदद हो जाए। फिर वो सभी दोस्तों पे नजर रखने लगता है और वो एडम के बारे में पता करता है कि उसका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन एडम अपने घर का सबसे काबिल बेटा नहीं बल्कि शर्मिंदगी है। एडम का भाई पॉलिटिशियन है और वो गे भी है। फिर वो मेलकम के डायरी में कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करता है और एडम को फॉलो करने लगता है, और वो एडम को देखता है जो कि एक वेटर से मिलता है जो एडम के ऊपर टॉयलेट करने लगता है, और एडम को तो मजा आ रहा था। जो सोचने लगता है अमीर लोगों के क्या क्या शौक होते हैं, लेकिन विक उसे पकड़ लेता है और बोलता है मुझे पता था तुम हर जगह अपनी टांग लड़ाते हो। जो उसे कहने लगता है मैं तो बस एक बुक लिखना चाहता हूँ अमीर लोगों के ऊपर। विक जो को छोड़ देता है और उसके पॉकेट में से पैसे अपने पास रख लेता है। अब शाम के समय पार्टी में सभी लोग पहुंचते हैं और जो सोचने लगता है क्या एडम के उस सीक्रेट के बारे में मेलकम को पता चल चुका था। एक औरत होती है रिपोर्टर के बीच में जो की तस्वीर खींचने लगती है। वो पीछे के रास्ते से अंदर आता है और एडम पे नजर रखता है। केट अभी भी जो से अच्छे से बात नहीं करती और वहाँ जो रोल्ड से बात करता है क्योंकि पहली बार उन लोगों ने पार्टी में बात नहीं की थी। जो एडम से मिलता है और एडम उसे गले लगाता है और वो जो से कहता है कि तुम काफी अच्छे महक रहे हो। फिर वो उसे सामने अंडा दिखाता है और कहता है कि मुझे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये 70,000 पाउंड का है और ये देकर मैं पता कर सकता हूँ इसके अंदर है क्या। मैं फीबी के लिए ऐसा करना चाहता हूँ। फिर जो उसके लिए झूठी तारीफ करने लगता है और तभी वो जो को बताता है कि मेलकम और केट से अपनी कुछ भी सीक्रेट शेयर मत करना क्योंकि वो पहले तुम्हें बहलाएंगे फुसलाएंगे फिर तुम्हें फंसा देंगे। फिर जो वहाँ पर बिल्ली के पेंटिंग्स को देखने लगता है। फिर वहाँ उसे रीस मिलता है जिसे देखकर जो सोचता है कि रीस गरीबी से उठकर यहाँ आया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो गड़बड़ है। खैर एक लड़की साइमन और केट के ऊपर रंग फेंक देती है और उनके ऊपर चिल्लाने लगती है। गार्ड्स उस लड़की को बाहर कर देते हैं। उसके बाद साइमन अपने ही पेंटिंग्स को बर्बाद करने लगता है और केट से कहता है उस लड़की को अरेस्ट करवाओ वरना मैं क्या कोई भी आर्टिस्ट तुम्हारे साथ दोबारा काम नहीं करेगा। इससे वो प्रेशर में आ जाती है और जो उसे कहता है मुझे पता है वो लड़की कहाँ मिलेगी। जो और केट उस
उस लड़की से मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि तुमने आखिर रंग क्यों फेंका। तब वो लड़की यहाँ खुलासा करती है कि वो साइमन की असिस्टेंट थी और वो पेंटिंग्स उसी ने बनाए हैं। मतलब ये हुआ कि सारे पेंटिंग्स इस लड़की ने बनाए और सारा क्रेडिट साइमन ले गया। सिर्फ क्रेडिट और तारीफ ही नहीं बल्कि सारा पैसा और इज्जत भी। वो बताती है कि साइमन के और भी असिस्टेंट हैं लेकिन सभी नशेड़ी बन गए और ड्रग्स साइमन खुद उन्हें लाकर देता था सभी का स्ट्रेस कम करने के लिए। उस लड़की का नाम है ब्लू और केट उसे 3000 पाउंड का चेक देती है ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। ब्लू मैल्कम को भी जानती थी, कहती है कि वो साइमन को एक्सपोज करना चाहता था मगर अचानक मैल्कम गायब हो गया। जो को लगने लगता है शायद साइमन ने ही मैल्कम को मारा होगा। जो बाहर आकर केट को समझाता है साइमन से ना मिलने के लिए क्योंकि वो खतरनाक इंसान है, लेकिन केट उस पर ही गुस्सा होती है और उसे कहने लगती है कि आखिर तुम हमारे बीच में कर क्या रहे हो, तुम हमारे जैसे कभी नहीं बन सकते, बस तुमने मुझे गुंडों से क्या बचा लिया, तुम तो ये समझने लगे कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। अब कुछ समय के बाद जो को पता चलता है कि साइमन का भी मर्डर हो गया। अगली सुबह सारे दोस्तों से वो मिलने जाता है और फीबी उसे गले लगाती है और जो देखता है कि सारे दोस्त साइमन के मरने को लेकर उदास तो नहीं लग रहे थे। उसे मैसेज आता है, बताया गया है कि साइमन ने खुद को मारा, लेकिन यहाँ दोस्तों को लगता है साइमन का मर्डर हुआ है, लेकिन इस बात को लेकर भी वो लोग मजाक ही उड़ा रहे थे। अब जो उन सभी को इस तरीके से हंसता देखकर सभी को अपने सस्पेक्ट लिस्ट में डाल लेता है। रीस उनके बीच में थोड़ा सा सेंसिटिव लग रहा था और वो इमोशंस की कदर करता है और वो जो से अकेले में बात करता है, बोलता है कि साइमन के कई दुश्मन थे, शायद उसके साथ जो हुआ वो उसके कर्मों का फल है। जो बाहर निकलता है तो वो केट को फोन पर बात करते हुए सुनता है। जो मैल्कम को मैसेज भेजती है कि आखिर तुम हो कहाँ, बस इतना कह दो कि तुम जिंदा हो, जिसके साथ मजे कर रहे हो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो जब यूनिवर्सिटी में होता है तो नाडिया फिर से जो को देखती है एगाथा क्रिस्टी के मर्डर मिस्ट्रीज को पढ़ते हुए, पूछती है क्या आप बुक लिखने वाले हैं। फिर वो मैल्कम के बारे में बात करती है, कहती है उन्होंने वादा किया था कि वो मेरे राइटिंग सैंपल्स को पढ़ेंगे लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। जो कहता है जरूर मैल्कम बीमार होगा और वो वापस आएगा, चाहो तो मैं तुम्हारे स्टोरीज को पढ़ सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। नाडिया खुश हो जाती है। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो अपने घर जाता है और उसे अपने घर पे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स दीवार पे लगे हुए मिलते हैं जो उसके अतीत से जुड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे फिर से किसी का मैसेज आता है जो लिखता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया और अब तुम बहुत बुरे फंसने वाले हो। जो सारे आर्टिकल्स को जला डालता है और जो उसे बार बार मैसेज कर रहा था उससे वो बार बार परेशान होता है और वो लिखते ही रहता है कि उसे जो के बारे में सब कुछ पता है। अब ये सबसे बचाने के लिए वो अपने घर के लॉक्स को बदलने लगता है। फिर उसे मैसेज आता है, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। अब इसके बाद वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कि तभी उन सभी को प्रोफेसर मैल्कम के मर्डर के बारे में खबर मिलती है। सभी को लगता है ये साइमन से जुड़ा हुआ है। जो भी देखता है कि पुलिस को मैल्कम की कटी हुई उंगली मिली। जो घबराने लगता है और तभी उसे मैसेज आता है, क्या अब तुम मुझसे बात करोगे। जो उसे पूछता है तुम्हें चाहिए क्या। मैसेज करने वाला लिखता है कि मुझे जानना है कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा और मेरे पास अभी भी साइमन का कान है, चाहो तो पुलिस को भेज सकता हूँ। जो घबराने लगता है क्योंकि अब ये जो भी है वो तो उसे ब्लैकमेल करने लगा था। फिर वो कुछ स्टूडेंट्स को देखता है जो कि मैल्कम के मर्डर का मजाक उड़ा रहे थे, तो नाडिया उन पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि अब वो प्रोफेसर हमारे बीच नहीं रहे, ये कोई मजाक नहीं है, उनका मर्डर हुआ है और तुम लोग इतने घटिया इंसान हो। जो न्यूज में हर जगह मैल्कम के मर्डर के बारे में देख रहा था और पुलिस केट से मिलने के लिए आते हैं। केट देख लेती है कि जो उसके घर में झांक रहा था तो वो उसे कॉल करके बोलती है कि तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते। तो जो कहता है कि मुझे मैल्कम के मर्डर के बारे में पता चला, तुम्हें तो सदमा लगा होगा। केट कहती है सदमा तो तुम्हें लगेगा जब पुलिस तुमसे पूछताछ करेगी। तभी ऑफिसर उससे पूछताछ करने आते हैं और वो लोग उससे बहुत सारे सवाल करते हैं और उन दोस्तों के बारे में पूछते हैं जिन लोगों के बीच जो अब काफी ज्यादा घुल मिल गया है। डिटेक्टिव पूछती है, सुना है कि लास्ट आपने ही मैल्कम को देखा था। जो घबरा जाता है और सोचता है केट ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। फिर वो दोनों डिटेक्टिव को बताने लगता है कि मैल्कम को पता चल गया था। साइमन दूसरों की पेंटिंग्स को अपना बनाकर गैलरी में लगाता है और शायद वो साइमन को ब्लैकमेल कर रहा था। फिर वो उन्हें ब्लू के बारे में बताता है जो कि असली आर्टिस्ट है जिसके ड्राइंग्स साइमन चुरा रहा था। दोनों डिटेक्टिव्स के जाने के बाद फिर से उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, मैंने देखा कि तुम्हारे घर में पुलिस आई थी। वो तुरंत बाहर देखने लगता है कि उसे मैसेज करने वाला जरूर आसपास ही होगा। उसे फिर मैसेज आता है, तुम्हें केट को ठिकाने लगाना होगा। खैर अगली सुबह जब वो यूनिवर्सिटी जा रहा था तो वो नाडिया को देखता है मैल्कम के घर के बाहर इधर उधर कुछ ढूंढते हुए। जब वो उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, नाडिया बताती है कि वो मैल्कम के घर का एक्स्ट्रा चाबी ढूंढ रही थी। जो उसे पूछता है तुम्हें कोई चीज चाहिए क्या जो इस घर में है। नाडिया घबराती है, कहती है कि मैंने प्रोफेसर मैल्कम के लिए कुछ लिखा था जो उनके घर के अंदर है और अगर वो पुलिस को मिल गई तो मैं हेडलाइन में आ जाऊंगी।
जो उसे भरोसा दिलाता है कि वो जो भी है मैं निकाल कर ले आऊंगा। जो देखता है साइमन की बहन सोफी अपने भाई के मरने पर दुखी तो नहीं लग रही थी, बस वो सोशल मीडिया पे दुखी होने का नाटक करती है सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। उसे सारे दोस्तों पे शक था कि इन्हीं में से कोई है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। सभी चर्च में साइमन के फ्यूनरल के लिए आते हैं और केट जो को वहां पे देख के फिर से खुश नहीं लग रही थी। वो तो कभी भी खुश नहीं होती और वो सोचने लगता है कि क्या जेमा ने साइमन को मारा है, लेकिन वो तो डरपोक लड़की है या पता नहीं सिर्फ वो एक्टिंग कर रही है। जो रोल्ड और केट को देखता है एक दूसरे से बातें करते हुए। फिर रीस वहां पर स्पीच देने लगता है और जो को तो उस पर भी शक था। भले ये इंसान दिखता अच्छा है लेकिन अंदर से तो कुछ और है, अच्छा बनने का ढोंग करता है। खैर इसके बाद सभी लोग नशा करना शुरू कर देते हैं और जो सोचने लगता है कि आखिर ये लोग कैसे दोस्त हैं। विक जो से बात करने आता है और जो उसे कहता है कि तुम यहाँ बुक के लिए रिसर्च करने आए हो, हमारे यहाँ तो फ्यूनरल में ऐसा होता नहीं है, देखो यहाँ लोग कैसे नशा कर रहे हैं। फिर उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अब तक केट मरी क्यों नहीं है। फिर वो देखता है केट वहां से गायब थी, वो बाहर में किसी का इंतजार कर रही थी और वो जो से पूछने लगती है कि पुलिस को तुम्हारे घर भेजने के लिए मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैल्कम आखिरी बार तुम्हारे घर आया था, तुम कुछ छुपा रहे हो क्या। जो कहता है नहीं, तो वो कहती है फिर अच्छी बात है क्योंकि अब पुलिस को तुम पर शक नहीं होगा। वो उसे कह देती है कि मेरे घर में झांकना मत। फिर वो वहां से चली जाती है लेकिन जो उसके पीछे पीछे बार पहुंच जाता है और उसे समझाता है मैल्कम के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। और जब वो उसे बताता है कि खूनी उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई एक है तो वो हैरान होती है और उसे पूछती है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। केट उसे पूछने लगती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो या मुझे मारना चाहते हो। जो कहता है कि वो बस केट के लिए फिक्र करता है। तो केट उसे पूछती है क्या तुम बचपन में बहुत इमोशनल थे। जो कहता है हाँ थोड़ा बहुत। तो वो अपने बचपन के बारे में बताने लगती है कि मेरी माँ ने मुझे कभी रोने ही नहीं दिया, सारी फीलिंग्स मैं छुपा के रखती थी और ये मेरी आदत बन गई। वो वहां से निकलती है और एक गार्डन में आती है और वहां वो जो से कहने लगती है कि मेरा आज का दिन बहुत खराब गया और अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरा मन बहला सकते हो। मगर जो जब अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता तो वो कहती है लगता है तुम रोमांटिक हो, तुम्हें कैजुअल सेक्स नहीं पसंद। दोनों वहां गिर जाते हैं और दोनों वहां इंटीमेट होने लगते हैं लेकिन विक उन्हें छुप कर देख रहा था। खैर जो को जब होश आता है तो वो देखता है वो केट के घर पे था। केट सोई हुई थी और ये अच्छा मौका था नाडिया का लेटर ढूंढने के लिए, इसीलिए वो मैल्कम के ऑफिस में नाडिया का लेटर ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अजीब बात ये लगती है कि घर में केट की एक भी तस्वीर नहीं है, सिर्फ मैल्कम की तस्वीर है और उसे उसी तस्वीर के नीचे पे लेटर का बंडल मिल जाता है। लेकिन तभी वहां पर केट आती है और लेटर्स देख लेती है और गुस्से में कहती है कि तुम इसीलिए मेरे घर पे आए थे ये लेटर्स ढूंढने के लिए। जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सच में फिक्र करता हूँ, तुम अकेली सेफ नहीं हो। मगर वो उसे जाने को बोलती है। उसे फिर मैसेज आता है कि तुम जिसके लिए प्यार करते हो तुम उसी के लिए मर्डर करते हो, तुम्हें फिलहाल अभी किसी से प्यार नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। फिर वो केट का पीछा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है केट की जान खतरे में है। लेकिन वो देखता है केट एक तहखाने में जाती है जहाँ वो एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें मैल्कम की कटी हुई उंगली रखी जाएगी और वो मैल्कम से बातें करने लगती है। कहती है कि तुम घमंडी थे, एक नंबर के अय्याश थे, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अपने परिवार को भूल गई थी। तुम मेरी फिक्र करते थे इसलिए तुम्हारे जाने का मुझे थोड़ा गम तो होना चाहिए, लेकिन मुझे वैसा कुछ फील नहीं हो रहा। केट के जाने के बाद विक जो को वहां पकड़ लेता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम केट को मारना चाहते हो। मगर जो उसे कहता है कि केट की जान खतरे में है। विक को जो के पॉकेट में से मैल्कम की अंगूठी मिल जाती है। जो घबराने लगता है और तभी वो याद करता है कि वो एक औरत से टकराया था। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन विक पुलिस को कॉल करने वाला था, लेकिन जो उसे लड़ने की कोशिश करता है और अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डालता है। फिर वो विक को सामने के ही कब्रिस्तान में दफना देता है। वो अपने घर आता है और सोचता है कि आखिर वो फिर से ये सब क्यों कर रहा है, वो तो सुधर गया था। उसे मैसेज आता है, लिखा हुआ था कि जो को मजा आया। पहले तो जो उसे धमकी भरा मैसेज भेजता है लेकिन वो उसे मैसेज करने वाले को फंसाना चाहता था, इसीलिए वो लिखता है हाँ मुझे बहुत मजा आया। जो पता करना चाहता था कि आखिर मैसेज करने वाले को उसके बारे में क्या पता है। अगली सुबह जो केट को देखता है जो बहुत उदास थी और दारू पी रही थी। फिर वो मैल्कम के पोर्ट्रे को फाड़ देती है और उसे जला देती है। फिर वो जो की तरफ देखती है और नाडिया जो से मिलने के लिए आती है और जो उसे उसका लिखा हुआ लव लेटर दे देता है जो नाडिया ने मैल्कम को लिखा था अपने प्रोफेसर को। नाडिया बहुत इमोशनल थी और सोचती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि मैल्कम अब नहीं रहे। जो उसे कहता है खुद को दोष ना देने वरना ऐसे ही अपसेट फील करते रहोगी। मैसेज करने वाला जो से मिलने के लिए
इसीलिए मान जाता है। जो कहता है एक कंडीशन पर, तुम केट को छोड़ दो, वो मेरी है, और पूछता है कि मिलना कहाँ है। तो मैसेज करने वाला कहता है वो डिटेल बाद में भेजेगा। जो एडम के घर पहुंचता है और वहां उसे दोनों ऑफिसर मिलते हैं जो कि जो से बात करना चाहते हैं। दोनों डिटेक्टिव्स जो को बताते हैं कि आपके कहने पर हम लोगों ने ब्लू से बात की और उसकी और आपकी स्टोरी बिल्कुल सेम है। डिटेक्टिव जो से पूछती है आपके पास कुछ और है बताने के लिए जिससे हमारी मदद हो जाए। जो कहता है फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगर कुछ याद आएगा तो आपको कॉल कर दूंगा। जो समझ रहा था कि डिटेक्टिव उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी शक के दायरे में है। फीबी अपने दोस्तों के साथ वीकेंड में कंट्री हाउस जाने का सोच रही थी और वो जो से भी कहती आने के लिए। सभी लोग एक छत के नीचे होंगे। जो बहुत सोचने के बाद मान जाता है। केट किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रही थी और पैकिंग भी कर रही थी। एडम को उसके लॉयर्स बता रहे होते हैं कि पैसों के बारे में जो उसे अभी भी चुकाने हैं। अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसके प्रॉपर्टी को भी छीन लिया जाएगा। एडम इन सब बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने लॉयर से कह देता है कि मुझे अभी निकलना होगा और सभी को पैसे टाइम पे मिल जाएंगे। जो पैकिंग कर चुका था और वो सोच रहा था कि उसे मैसेज करने वाले को ढूंढना ही होगा और उसे ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद जो और सभी दोस्त शहर के बाहर फीबी के एक कंट्री हाउस में आते हैं। जेमा जो से कहने लगती है कि तुम आखिर इतने बोरिंग कपड़े क्यों पहनते हो, या फीबी तुम्हारे साथ मजे कर रही है क्या? अमेरिकन ब्रिटिश लोगों से सेक्स में अच्छे होते हैं। फीबी के बॉडीगार्ड से केट को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो केट को समझाती है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है। खैर सभी लोग अंदर आते हैं और जो को एक सर्वेंट बताता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता और वाईफाई भी काम नहीं करता। जो परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर कोई यहाँ कैसे रह सकता है, ये तो कोई हवेली नहीं, ये तो कोई अलग ही दुनिया है। फिर वहाँ केट आती है और जो से कहने लगती है हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो दोबारा फिर कभी नहीं होगा। जो को वहां पर एक लिफाफा मिलता है और उसमें लिखा हुआ था पोर्ट्रेट गैलरी। जो सोचने लगता है शायद वो मैसेज करने वाला उसे मिलना चाहता है, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ पोर्ट्रेट गैलरी पहुंचता है और वहां उसे फीबी मिलती है। वो जो को बताती है कि ये मेरा लवर्स रूम है, मतलब कि वो जो को पटाने की कोशिश कर रही है और वो उसे रिझाती है, लेकिन जो उसे रुक जाने को बोलता है जिससे कि फीबी एकदम से नाराज हो जाती है। लेकिन जो उसे समझाता है कि मैं तुमसे इसलिए रुकने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम किसी और की हो, वरना सब तुम्हें पाना चाहते हैं। फीबी कहने लगती है कि पाना तो सब चाहते हैं लेकिन सब बोर हो जाते हैं। पता नहीं एडम को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, वो मुझसे बोर हो चुका है। जो उसे बताता है कि वो पहले शादीशुदा था। फिर वो अपनी मीठी मीठी झूठी लव स्टोरी बताने लगता है जिससे कि फीबी का भी दिल खुश हो जाता है और वो भी सोचने लगती है कि जो कितना अच्छा इंसान है। जो परेशान था क्योंकि वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा और वहाँ सभी को वो देखता है फेंसिंग खेलते हुए। जो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सभी लोग अपने सर्वेंट्स के साथ मजाक कर रहे थे। केट को भी ये सब पसंद नहीं आता तो वो अंदर चली जाती है। खैर अब एडम जो को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है और जो को भी डर लगने लगता है कहीं ये एडम का लवर रूम तो नहीं। दोनों वहाँ ड्रिंक करते हैं और एडम थोड़ा सा परेशान था। कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पहले से शादीशुदा थे, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मैं फीबी को प्रपोज कैसे करूँ। अपने बारे में वो कहने लगता है कि वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, इसीलिए वो फीबी से शादी करना चाहता है क्योंकि वो प्रिंसेस है और उसे डर है कि कुछ समय के बाद उसके पापा भी उसे पैसे देना बंद कर देंगे। और उसे अच्छा लगा कि जो यहाँ उनके साथ रहने के लिए आया है। वो बोलता है कि असल में वो रोल्ड था जो चाहता था कि जो भी उनके साथ यहाँ आए। जब वो अपने कमरे में होता है तो केट उससे मिलने आती है जो अभी भी उसे अच्छे से बात नहीं करती, लेकिन वो उसे कहती है मेरा नेकलेस उलझ गया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? करीब आने पर जो के अंदर केट के लिए फीलिंग्स आने लगते हैं और दोनों शुरू होने ही वाले थे। केट उसे रोक देती है, कहती है हमारे बीच फिर से ये नहीं होना चाहिए। केट से मिलने के लिए रोल्ड आता है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। रोल्ड के जाने के बाद जो केट से पूछता है कि आखिर रोल्ड मुझे पसंद क्यों नहीं करता और क्या रोल्ड केट को पसंद करता है, मगर केट कहती है कि हम दोनों बस बचपन के दोस्त हैं। फिर वो वहां से चली जाती है चेंज करने के लिए और जो को लगने लगता है कि रोल्ड केट को पसंद करता है, इसलिए उसने मैल्कम और साइमन को मारा। जो रोल्ड के कमरे में जाता है और उसके कमरे में वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोल्ड के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता। उसे रोल्ड के कमरे में एक कैमरा मिलता है और उसमें केट की गंदी तस्वीरें होती है। अब अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और केट जो के पास आकर बैठ जाती है और एक दूसरे से बातें करते हैं और उन लोगों को देखकर रोल्ड थोड़ा सा जेलस फील करता है। वो केट से पूछता है कि तुम मेरे साथ टेनिस खेलना चाहोगी, तो वो मना कर देती है, कहती है मैं थक चुकी हूँ। इसीलिए वो जो से कहता है शायद हम दोनों को एक दूसरे को अच्छे से जानना पहचानना चाहिए। इसीलिए वो दोनों जंगल में आते हैं शिकार के लिए और वहाँ रोल्ड केट के बारे में बातें करने लगता है
है कि वो अमेरिका के ही यूनिवर्सिटी में गई थी पढ़ाई करने, और उसकी माँ जो थी ग्रेटा वो बहुत बड़ी मॉडल थी और उसने खुद को मार डाला था। वो किसी के प्यार में पागल हो गई थी। केट अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखी है। जो को समझ आ जाता है रोल्ड केट से प्यार करने लगा है। वो पंछियों को शूट कर रहा था और जो से भी कहता है निशाना लगाने, लेकिन जो जानबूझकर गलत निशाना लगाता है। रोल्ड आगे बताने लगता है कि केट के लाइफ में जो कोई भी आता है मैं उसे करीब से जानने की कोशिश करता हूँ। मैल्कम एक नंबर का कमीना इंसान था। उसे केट की कोई फिक्र नहीं थी और साइमन तो असली आर्टिस्ट था भी नहीं, और केट उसके पीछे पैसे बर्बाद कर रही थी। फिर वहां पर केट आती है और वो जो से कहती है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि वो रोल्ड से अकेले में बात करना चाहती है। वो दोनों हवेली तक पैदल चलते हैं और दोनों बातें करते हैं, तो रोल्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका पार्टनर बनना चाहता है और उसे सेफ रखना चाहता है, मगर केट इसके लिए मना करती है और रोल्ड कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, मगर केट उसे रोकती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की तरह अमीर नहीं हूँ। इसके बाद शाम के समय सभी लोग पार्टी करने वाले थे, तो वो लोग तैयार होते हैं और केट जो के शर्ट के बटन्स लगाने लगती है और तभी दोनों करीब आते हैं और इंटीमेट होते हैं। उसके बाद वो लोग पार्टी में जाते हैं और वहाँ सभी लोग अमीरी और गरीबी के बारे में बातें करते हैं, और उन सब बातों से परेशान होकर फीबी वहाँ से उठ के चली जाती है। और अचानक जेमा जो से कहने लगती है कि कहीं तुम किलर तो नहीं, क्योंकि जब से तुम हमारे ग्रुप में आए हो तभी से हमारे दोस्त मरने लगे हैं। सभी जो पर हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि वो गरीब है, मतलब उनकी तरह अमीर नहीं है। ये देखकर केट को अच्छा नहीं लगता, तो रोल्ड उसे पूछता है कि आखिर वो जो की साइड क्यों ले रही है। फिर सर्वेंट्स फीबी के डेड बॉडी को लेकर आते हैं और बोलते हैं फीबी नहीं रही और हमें उसके किलर को ढूंढने की जरूरत है, मगर सभी लोग हंसते हैं क्योंकि असल में ये एक गेम है जो उन सभी को खेलना होगा। उन्हें ढूंढना होगा कि फीबी को किसने मारा। जो और केट सबसे अलग होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और केट कहने लगती है कि ये लोग बस नाम के लिए दोस्त हैं, इनके दिल में तो एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत है। जेमा का तो दिल ही काला है। और वो अपने बारे में बताती है कि उसके पापा का नाम है टॉम लॉकवुड। वो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर हैं और वो बड़ी बड़ी कंपनी को तोड़ते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को मुनाफा हो और काम करने वाले एम्प्लॉयज की जिंदगी तबाह हो जाए। उसके पापा दुनिया के सबसे पावरफुल इंसानों में से एक हैं और कंपनीज तबाह करके वो पैसे कमाते हैं, इसीलिए वो अपने पापा से दूर ही रहती है। वो हर करप्ट चीजों में शामिल होते हैं, इसीलिए वो जब 20 साल की थी तो अपने पापा से रिश्ते तोड़कर भाग आई यहाँ लंदन में, और यहाँ जितने भी गार्ड्स हैं ये उसके पापा ने भेजा है, इसीलिए वो गार्ड्स को देखकर खुश नहीं थी। दोनों एक दूसरे से पास्ट और ट्रॉमा के बारे में बात करके दोनों थोड़े से करीब आने लगते हैं, लेकिन इससे पहले वो लोग किस करते हैं। ब्लेसिंग उन दोनों को वापस गेम में शामिल होने को बोलती है। फीबी एडम को एक सर्वेंट के साथ देख लेती है करीब आकर बातें करते हुए, और ये देखकर वो समझ जाती है कि आखिर क्यों उसका बॉयफ्रेंड उसे बोर हो रहा है। जो फिर से रोल्ड के कमरे में आता है पता करने के जो उसे मैसेज कर रहा है कहीं ये रोल्ड ही तो नहीं, लेकिन तभी रोल्ड अपने कमरे में आ जाता है और गलती से जो को मार के नीचे गिरा देता है, लेकिन वो जिंदा था। वो अंदर आता है तो देखता है कि सारे दोस्तों के बीच में केट नहीं होती। वो भागते हुए अंदर आता है और जेमा को मरा हुआ पाता है और केट के हाथों में चाकू था। मगर ऑब्वियसली केट ने जेमा को नहीं मारा था, मगर जो तो उसे अजीब तरीके से देख रहा था, और जब वो कहती है कि मैं खूनी नहीं हूँ तो जो सोचता है कि ये तो बहुत अच्छा नाटक कर लेती है। केट बाकियों को इन्फॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी को बुला लेंगे और सिक्योरिटी उसके पापा के लिए काम करते हैं और उसके पापा बहुत घटिया इंसान है। फिर वो उल्टा जो को ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है कि यहाँ सभी दोस्तों को ऐसा लगता है कि तुम ही खूनी हो, जरूर तुमने किसी को मारा है और तुम लंदन में छुपे हुए हो। जो समझ गया था कि केट उसे यह कहकर बॉडी को ठिकाने लगवाना चाहती है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। खैर दूसरी तरफ सारे दोस्त नशा कर रहे होते हैं और एडम अपने घर को गिरवी रखकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। जो और केट बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे और वो लोग बॉडी को उस जगह ले जाएंगे जहाँ के शिकार किए हुए जानवर को काटा जाता है। वहाँ ज्यादा लोग आते जाते नहीं। वो लोग बॉडी को फिलहाल एक संदूक में बंद कर देते हैं और अचानक वहाँ पर फीबी आ जाती है और उस संदूक के ऊपर बैठ जाती है और परेशान होकर कहती है कि मैंने एडम को उस सर्वेंट के साथ देख लिया, जैसे कि उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है एडम पैनसेक्सुअल है, लेकिन वो बहुत अजीब तरीके से उस सर्वेंट को देख रहा था। जो बता देता है कि एडम का एक शौक है जो तुम्हें नहीं पता। केट उसे जाने को बोलती है और फीबी वहां से चली जाती है, ये कहकर मैं खुद पता कर लूंगी कि एडम का शौक है क्या। उसके जाने के बाद वो लोग संदूक को उठाते हैं, लेकिन संदूक तो बहुत पुराना था तो नीचे से टूट जाता है। खैर वो लोग किसी तरह बॉडी को उस जगह ले जाते हैं जहाँ जानवरों को काटा जाता है। केट बोलती है कि बॉडी ज्यादा भारी
भारी नहीं है। जो कहता है कि बॉडी अगर दो लोग उठाते हैं तो भारी तो होगा नहीं। ये सुनकर केट हैरान होती है और उसे चाकू दिखाकर पूछती है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता, क्या तुमने जेमा को मारा है, क्या इसके बाद तुम मुझे मारने वाले थे। जो कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा, मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया तुमने जेमा को नहीं मारा और तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी तरह मैंने भी अपने घर पर मैल्कम के बॉडी को देखा था और मुझे उसके बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ा। और वो कहने लगता है कि शायद उसकी एक्स वाइफ लव का परिवार है जो उसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। वो सोचा था कि वो भागकर यहाँ जाएगा, लेकिन वो यहाँ भी सेफ नहीं है। केट उसे छोड़ देती है और उसे पूछती है तुम्हारे बेटे का नाम क्या है। जो कहता है मैं नहीं बता सकता। केट जो की बातों पर यकीन कर लेती है। फीबी एडम के कमरे में आती है और उसे कहती है जोनाथन ने बताया कि तुम्हारा कोई शौक है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ, बोलो तुम्हें क्या पसंद है, क्या मैं तुम्हारे चेहरे पर बैठ जाऊं या तुम्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दूं। एडम कहता है नहीं, लेकिन जैसी वो कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर सूसू कर दूं तो वो कुछ नहीं बोलता और फीबी समझ जाती है कि एडम का यही शौक है। मगर जैसी वो ये करने वाली थी तो फीबी समझ जाती है कि एडम को उसमें इंटरेस्ट नहीं है और वो एडम से कह देती है कि हम दोनों की भलाई के लिए ही हमें अलग हो जाना चाहिए, एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे को हर्ट करेंगे। केट देखती है कि उसका ब्रेसलेट कहीं गुम हो गया था और उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका ब्रेसलेट डेड बॉडी के पास में ही तो नहीं रह गया, उसमें उसका नाम भी लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही केट अपने कमरे में आती है, फीबी उसके कमरे में थी और वो कारपेट में खून लगा हुआ देख लेती है। इधर एडम को जोनाथन मतलब कि जो पर काफी गुस्सा आ रहा था कि वो उसके बारे में फीबी को बता दिया और वो रोल्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो केट के साथ मजे कर रहा है। केट फीबी को बता देती है कि जेमा मर चुकी है और वो जानवरों के साथ पड़ी हुई है। तो फीबी कहने लगती है किस्मत का खेल देखो, जेमा जानवरों को मारा करती थी और अब वो खुद उनके साथ पड़ी हुई है, हमें जाकर सबको बताना होगा। मगर केट उसे कहती है कि अभी नहीं, तुम्हें स्टाफ को यहाँ से भेजना होगा क्योंकि हो सकता है कि यहाँ किसी की और जान जाए, तो हमें कुछ भी करने के लिए हमें प्राइवेसी की जरूरत होगी। जोनाथन को केट का ब्रेसलेट मिल जाता है, लेकिन तभी उसे गन पॉइंट पे रोल्ड पकड़ लेता है। तो वो जो को सबके सामने लाता है, लेकिन सभी लोग इतने नशे में होते हैं कि कोई भी रोल्ड के बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी लोग हंस रहे थे। रोल्ड ये भी कह देता है कि जो ने ही मैल्कम को मारा है और यहाँ जेमा को पता चल चुका था कि जो ही असली किलर है और इसीलिए जो ने उसे भी मार डाला क्योंकि जो केट को पाना चाहता है। एडम केट का ब्रेसलेट देख लेता है और जो के ऊपर चिल्लाने लगता है। जो कुछ भी उनसे कहता है तो बाकियों को उस पर भरोसा नहीं था। सभी लोग अब रोल्ड पर ही भरोसा करते हैं क्योंकि वही तो उनका दोस्त है जो अब उन लोगों के बीच में बुरा फंस चुका था, इसलिए वो वहां से भाग जाता है और रोल्ड जो को मारने के लिए उसका शिकार करने निकलता है। केट नीचे आती है और पता चलता है कि रोल्ड जो को मारने के लिए निकला है, तो वो अपने स्टाफ से कहती है जाकर रोल्ड को रोकने के लिए। यहाँ जंगल में रोल्ड बार बार जो को उसकी गरीबी की याद दिलाता है। कहता है कि हमारी अमीरी देखकर तो तुम्हें गुस्सा आता होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें मारना शुरू कर दोगे। जो किसी तरह पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार मार के बेहोश कर देता है। लेकिन तभी वहां पर रीस आता है और वो जो को बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो चेन से बंधा हुआ था। रीस वहां आता है और बताता है कि इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता, ये जगह साउंड प्रूफ है, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। जो को यहाँ समझ आ जाता है कि रीस ही असली मर्डरर है। वो जो से कहता है कि हम दोनों ने जो प्लान किया है उसके लिए तुम रेडी हो। वो आगे बोलता है कि जितने भी कत्ल हुए हैं उन सभी का इल्जाम हम लोग रोल्ड पे डाल देंगे। जो घबराने लगता है तो रीस उसे कहता है घबरा क्यों रहे हो, मरे हुए लोगों पे इल्जाम लगाना तो तुमसे ही मैंने सीखा है। कोई भी मान लेगा कि रोल्ड किलर है, उसके पास चाकुओं का कलेक्शन है और केट की गंदी गंदी तस्वीरें हैं। वो वहां से चला जाता है और वो जो से कहता है कि जब तक मैं वापस आऊंगा तुम रोल्ड को मार देना। केट कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलती है जो को ढूंढने। रीस वापस आता है और वो जो को वहीं पर छोड़कर चला जाता है और वहां आग लगा देता है। यहाँ ऊपर में सभी को धुएं की बदबू आ रही थी। यहाँ तहखाने में रोल्ड होश में आ जाता है और जो खुद को छुड़ा लेता है और वो भागने ही वाला था कि रोल्ड उसे मदद मांगने लगता है। कहता है मुझे छोड़ के मत जाओ। खैर इसके बावजूद कि वो जो को मारना चाहता था 1 घंटे पहले, फिर भी जो उसकी मदद करता है। बाहर निकलने में केट दोनों की मदद करती है और अब आग पूरे घर में फैल चुका था। न्यूज में जेमा के मर्डर के बारे में बताया जाता है और जो न्यूज देख रहा था और वो उस मैसेज करने वाले आदमी मतलब के रीस का इंतजार कर रहा था कि कब वो उसे नेक्स्ट मैसेज भेजेगा। तभी उसके घर पे केट आती है जो उसके लिए नए कपड़े लेकर आई थी क्योंकि जो के सारे कपड़े तो उस हवेली में जल गए थे और जो ने उसके लिए खतरा उठाया ब्रेसलेट ढूंढकर। इसके लिए वो जो को ड्रिंक पे चलने को बोलती है, जो बहुत सोचने के बाद ना कर देता है। तभी वो न्यूज में रीस का इंटरव्यू देखता है जिसमें वो कहता है कि वो इस शहर में बदलाव लाना चाहता है। जो सोचता है कैसे, अमीरों को मारकर। खैर रीस ऐलान करता है कि वो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा होने वाला है।
रीस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और छुपकर जो उस पर भी नजर रखता है, लेकिन रीस मीडिया कॉन्फ्रेंस खत्म करके जो के ही बगल से निकल जाता है जैसे कि वो उसे पहचानता ही नहीं। वहां पर वही औरत होती है जो की फोटो ले रही थी और इस औरत को हमने पहले भी देखा था। घर पे आके जो रीस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। वो उसका एड्रेस पता कर लेता है और देखता है कि घर ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी काफी अच्छी है। जो देखता है कि केट उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे यहाँ से उसके साथ कहीं दूर चलने को बोलती है जब तक ये मौत का खेल खत्म नहीं हो जाता। तभी फीबी जो को एक चैरिटी इवेंट में इनवाइट करती है जो कि साइमन के याद में रखा गया है। स्टीव नाम का एक आदमी एडम से मिलने के लिए आता है जो उसे समझा रहा होता है कि एडम कंगाल हो चुका है और अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे फीबी से शादी कर लेनी चाहिए। फीबी एडम से मिलने के लिए आती है, कहती है कि तुमने मुझसे कहा कि तुम सेकंड चांस लेना चाहते हो, मगर वो कहने लगती है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, जैसे लग रहा है कि कोई मुझे हमेशा फॉलो करता है। एडम उसे समझाता है कि तुम बस फेमस हो इसलिए तुम ऐसा लगता है, वैसे अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहाँ मेरे साथ रह सकती हो। यूनिवर्सिटी में जो दूसरी बातों में इतना खोया हुआ था कि वो अपना क्लास लेना ही भूल जाता है। नाडिया उसे याद दिलाने के लिए आती है और जब वो अपने घर आता है तो रीस उसके घर में पहुंचा हुआ था। जो उसे पूछता है तुम्हें चाहिए क्या, तो रीस कहता है कि मुझे एक दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सकूं। यहाँ वो कबूल करता है कि उसने अपने दोस्तों को इसीलिए मारा क्योंकि वो लोग रीस के मेयर बनने के रास्ते में आ रहे थे। वो लोग रीस के बारे में कुछ राज जानते थे जो अगर बाहर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वो जो से कहता है कि अगर तुमने रोल्ड को मारकर सारा मर्डर का इल्जाम उस पर लगा दिया होता तो आज हम लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है जब तुम जो काम कर सकते हो वो तुम नहीं कर पाते। वो जो से कहता है फंसाने के लिए किसी को ढूंढो। एडम अपने घर पे सारे सर्वेंट को वापस बुलाता है चैरिटी इवेंट के लिए और वहाँ वही औरत भी होती है जो कि पहले फोटो ले रही थी। जब इवेंट की तैयारी हो रही थी तो जो पहुंच जाता है और कैट फीबी से पूछती है कि इसे तुमने इनवाइट किया, तो वो कहती है कि जो यहाँ रहता है तो मुझे पता नहीं सेफ फील होता है। खैर इसके बाद जो फीबी से बात करता है और वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बहुत घबराहट होती है और मुझे अपने ही दोस्तों पे शक है। जॉनथन मतलब जो कहता है कि मगर तुम्हारे दोस्त इतने भी बुरे नहीं है। फीबी कहती है अरे तुम कितने भोले हो। वो बताती है कि उसके दोस्त भरोसा करने लायक नहीं है, कॉनी सन की है और पुलिस को तो उस पर शक है क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं है। जो सोचता है तो फिर कॉनी फंसाने के लिए बिल्कुल सही है। तभी वहां पर निको नाम का एक आदमी आता है जो कि केट को गले लगा रहा था। फीबी जो को निको के बारे में बताती है, कहती है ये बहुत अमीर है, पता नहीं ये लंदन में क्या कर रहा है। निको केट से कहने लगता है कि वो अब अपने डैड के साथ काम नहीं करता क्योंकि वो अब अपना कुछ करना चाहता है और उसे लग रहा था कि केट उसे समझेगी। कॉनी जो से मिलने के लिए आता है और उसका नाक टूट गया था क्योंकि वो अपने बाथरूम में गिर गया था और वो जो से माफी मांगता है वहाँ कंट्री हाउस में उसके साथ उसने जो कुछ भी किया उसके लिए, और कहता है कि पुलिस को लगता है कि उसने जेमा को मारा है क्योंकि उसके पास कोई गवाह नहीं है। सोचता है कि वो अपने लाइफ में कर क्या रहा है, कभी कुछ कर पाएगा या नहीं। इतना पैसा होने के बावजूद जो को उस पर तरस आ रहा था। सोचता है कि आखिर वो उसे कैसे फंसाए। तभी उसे रीस का मैसेज आता है, कहता है फ्रीजर चेक करो, तो उसमें साइमन का कटा हुआ कान था और रीस चाहता है कि अगर फंसाने के लिए कोई बकरा मिल गया हो तो ये कटा हुआ कान उसके घर पे प्लांट कर देने। यहाँ शाम के समय इवेंट में जो को एडम मिलता है और कंट्री हाउस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो उसे माफी मांगता है। कहता है कि मैं फीबी को प्रपोज करने वाला हूँ और वो जानता है कि फीबी जो को बहुत मानती है, इसीलिए एडम चाहता है कि जो फीबी के सामने एडम की बहुत तारीफ करे। यहाँ पार्टी में जो को नाडिया भी मिल जाती है और उसका एक और स्टूडेंट एडवर्ड भी वहाँ आया हुआ था और नाडिया सोचती है कि इस अमीरों की पार्टी में उसके प्रोफेसर जॉनथन क्या कर रहे हैं। एडवर्ड और नाडिया एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एडवर्ड चला जाता है ड्रिंक लाने तो नाडिया कहने लगती है थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से क्लास में डिबेट करते हैं लेकिन एडवर्ड अच्छा इंसान है। जो को वहाँ पर केट मिलती और जो उसे बस देखता ही रह जाता है और उसे कहता है तुमने काफी अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। केट बोलती है कि तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, पहले तो तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलना नहीं चाहते, मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, फिर तुम मेरे ही इवेंट में आ गए और मेरी तारीफ कर रहे हो। केट वहाँ से चली जाती है जिसके बाद जो कॉनी के पास जाता है और वो वहाँ पे मेडिटेट कर रहा था और जैसे ही जो कटा हुआ कान उसके कोट में डालने ही वाला था, कॉनी अचानक से होश में आता है और फिर वो जो से बातें करने लगता है। कहता है कि वो अब खुद को सुधारना चाहता है इसीलिए वो मेडिटेट कर रहा है। फोटो खींचने वाली औरत फीबी से कहती है हमें आपको किसी सेफ कमरे में ले जाना होगा। तभी नाडिया वहाँ पे आती है फीबी के साथ सेल्फी लेने, लेकिन वो औरत फीबी को वहाँ से ले जाती है।
निको केट के साथ एक डील करता है और वो यहाँ पे ज्यादातर पेंटिंग्स खरीदना चाहता है। केट बोलती है ये सब करके वो उसे खरीद नहीं सकता। निको बोलता है केट उसे बहुत हॉट लगती है। केट कहती है तो फिर कल शाम मेरे घर पे आ जाना और शैंपेन लेकर आना। नाडिया जो को आकर बताती है कि फीबी के साथ मैं एक सेल्फी लेना चाहती थी, लेकिन एक औरत उसे ऊपर कमरे में ले गई क्योंकि पुलिस उसे बात करना चाहती है। यहाँ ये फोटोग्राफर औरत फीबी को कमरे में लाती है और सोफे पर बैठाती है और उसे बोलती है कि पुलिस अपना काम कर रही है और तुम यहाँ सेफ रहोगी, और वो उस कमरे के दरवाजे पे लॉक लगा देती है। फीबी उस औरत को पहचान लेती है, कहती है मैं तुम्हें फोटोज खींचते हुए मैंने देखा है। तो वो औरत कहती है मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ, और वो उसे यहाँ से जाने नहीं देती। इधर नीचे में सभी फीबी को ढूंढने में लग जाते हैं और जो को लगता है शायद फीबी जिस स्टॉकर के बारे में बात कर रही थी शायद ये वही औरत है। कमरे में वो औरत फीबी को उस किलर से बचाना चाहती है, इसीलिए उसे यहाँ वो कमरे में लॉक करके रखती है। कहती है कि मैं अपने सोल सिस्टर को कुछ नहीं होने दूंगी। वो अपना टैटू दिखाती है सोल सिस्टर और उसके हाथ पे भी चेक करती है और टैटू ना देकर कहती है शायद ठीक से बना नहीं होगा। बोलती है चलो मैं फिर से बना देती हूँ, और वो चाकू लेकर आ जाती है और वो बताने लगती है कि मैंने सालों से तुम्हें टीवी पर देखा और ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन है। फिर वो फीबी को एडम का सच बताती है कि वो कंगाल हो चुका है, वो बस तुमसे शादी करना चाहता है खुद को बचाने के लिए। फीबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन वो कह देती है एडम के बहुत सारे राज हैं और उसने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता है। जो उस कमरे के बाहर पहुंच जाता है, झूठ बोलता है कि वो मेंटेनेंस का काम करता है, मगर फीबी पहचान लेती है वो जो है और कहती है कि मैं अपने दोस्त डॉन के साथ हूँ। डॉन जो पे यकीन नहीं करती, सोचती है अगर वो खूनी निकला तो। फीबी बोलती है कि जो बहुत अच्छा इंसान है। डॉन चाकू में हाथ लेकर दरवाजा खोलती है और उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें पता है किलर कौन है। फिर वो कहने लगती है कि मैं तुम्हें पहचानती हूँ, मैंने तुम्हें हर जगह देखा है, तुम हमेशा छुप के रहते हो। और फीबी से कहती है कि ये इंसान खतरनाक है, ये कौन है इसके बारे में इंटरनेट पे कोई जानकारी है ही नहीं। गुस्से में फीबी डॉन से चाकू छीनने लगती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पहचानती है, तो बता मैं आगे तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। कितने में वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। फीबी उन्हें बता देती है ये औरत मुझे यहाँ बंद करके रखी थी और ये जो को मारने वाली थी। डिटेक्टिव उस औरत के बैग को चेक करते हैं जिसमें कि साइमन का कटा हुआ कान मिलता है और ये काम जो का है, मतलब जो ने डॉन को फंसा दिया। जिसके बाद डिटेक्टिव मैल्कम साइमन जेमा के मर्डर के आरोप में डॉन को अरेस्ट कर लेते हैं और वो चिल्लाते रहती है मैंने किसी का खून नहीं किया, मगर कोई उसकी नहीं सुनता। मगर जो अभी भी रुकने वाला नहीं था, वो असली खूनी को दुनिया के सामने लेकर आएगा। यूनिवर्सिटी में नाडिया जो को नोटिस कर रही थी और सोचती है जो को तो मर्डर मिस्ट्री पसंद भी नहीं, लेकिन जितने भी मर्डर हुए हैं उनमें जो हीरो बन के पहुंच जाता है। और एडवर्ड से बातें करते हुए सोचती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो का इन सारे मर्डर से क्या कनेक्शन। लगता है कि प्रोफेसर जोनाथन खुद को जैसा दिखाते हैं वो ऐसा है नहीं। एडम और फीबी एक साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे और वो फीबी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन फीबी को अब एडम का सच पता चल चुका था कि वो कंगाल हो चुका है। एडम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो पूछती है मुझसे या मेरे पैसों से। एडम कहता है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। फीबी कहती है तो फिर तुम पहले अपने प्रॉब्लम्स को खत्म करो, उसके बाद मेरे पास आना। शाम के समय निको केट के घर पे आता है। दोनों वहाँ इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी निको के फोन पे केट के डैड टॉम का मैसेज आता है, जिसे देखकर केट गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपने पापा से नफरत करती है और वो समझ जाती है निको को यहाँ उसके पापा ने भेजा है, वो टॉम के लिए काम करता है। केट समझ गई थी कि वो दुनिया में कहीं भी रहे वो अपने पापा के कंट्रोल में ही रहेगी और वो उसे निकल जाने को बोलती है। फिर वो जो से मिलने जाती है और जो सोचने लगता है कि आखिर वो लोग एक दूसरे से दूर क्यों नहीं रह पाते। केट कहती है तो फिर करीब क्यों नहीं आ जाते। केट कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास्ट के बारे में मुझे पता न चले, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरा पास्ट भी अच्छा नहीं है। तुमने क्या क्या किया था मुझे वो सब जानने का कोई शौक नहीं। आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से सच कहेंगे, बस इतना ही काफी है। हम आज में जिएंगे और कल को याद नहीं करेंगे। दोनों करीब आते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जैसे ही जो वापस अपने कमरे में आता है तो रीस उसका इंतजार कर रहा था। जो कहता है तुमने जो कहा मैंने वो कर दिया, अब क्यों आए हो। रेस कहता है अभी तो हमारा सबसे बड़ा काम बाकी है। वो इंसान मेरा सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन है और वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी नहीं पसंद, उसे ही तुम्हें मारना है। जो समझ जाता है रेस केट के डैड टॉम लॉकवुड के बारे में बात कर रहा है और रीस चाहता है कि जो टॉम को मार डाले। इसके बाद देखते हैं जो केट के साथ अपने फर्स्ट डेट पर जाता है।
दोनों टहल रहे होते हैं और अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे कि क्या अब उन्हें अपने लिए घर ले लेना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन फिर जो याद करता है कि रीस ने कहा है कि उसे केट के डैड को मारना है। जो चिल्लाकर कह देता है कि मैं अब ये नहीं करना चाहता, वैसे भी मैंने तुम्हारे गुनाहों का इल्जाम एक बेगुनाह लड़की पर डाल दिया। रीस कहता है कि तुम तो हमेशा से यही करते आ रहे हो, आखिरी बार तुम्हें कोई काम दे रहा हूँ। टॉम लॉकवुड का गंदा खून तुम्हारे खून से रंगे हाथों को धो देगा। उस इंसान को मारकर ना तुम सिर्फ लंदन का भला करोगे बल्कि अपने पाप को भी धो डालोगे। यहाँ केट कहने लगती है कि कल वो जो के साथ वक्त नहीं बिता पाएगी क्योंकि वो लंदन से बाहर जा रही है, क्योंकि उसके डैड आ रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ से भाग रही है ताकि वो अपने डैड की शक्ल ना देखे। मगर जो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने डैड को समझाना चाहिए कि तुम लाइफ में खुश हो, आगे बढ़ चुकी हो। इधर यूनिवर्सिटी में नाडिया एडवर्ड के साथ बात कर रही थी। डॉन के बारे में उसे इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ यही लिखा हुआ है कि वो एक पागल औरत है और वो हमेशा यही सोच रही है कि जरूर इसे उसके प्रोफेसर जोनाथन का कोई लेना देना है। मतलब जो दिखता है उतने वो भोले हैं नहीं, अंदर से वो कुछ और हैं। जो अपने ऑफिस में टॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था, जो बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, उसने बहुत सारे एनजीओ खोले हैं, लेकिन इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो अच्छे काम के पीछे जरूर अपना कोई बुरा काम छुपा रहा है। और इंटरनेट में टॉम लॉकवुड के बारे में कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, जैसे कि वो इंटरनेट को भी कंट्रोल करता है। नाडिया उसे मिलने आती है और उस रात डॉन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछने लगती है। जो जानबूझकर नाडिया के लिखे हुए स्टोरी की बुराई कर देता है, बताता है कि तुम जबरदस्ती के ट्विस्ट डाल रही हो। नाडिया को बुरा लग जाता है और वो बिना कुछ आगे जाने वहां से चली जाती है। अब शाम के समय केट जो के साथ जाती है अपने पापा टॉम से मिलने, और वो अपने पापा को जोनाथन मतलब जो से मिलाती है। कहती है वो दोनों रिलेशनशिप में है। टॉम जोनाथन को गले लगाता है और वो उसे उसके असली नाम जो कहकर बुलाता है। जो समझ गया था वो फंस चुका है। फिर वो तीनों बैठते हैं और टॉम जो से पूछता है तुम क्या पढ़ाते हो। वो कहता है अमेरिकन नॉन फिक्शन। फिर दोनों किताबों के बारे में बातें करने लगते हैं। उन तीनों के बीच में अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो सोचने लगता है कि आखिर रीस टॉम को मारना क्यों चाहता है। तभी टॉम अपनी बेटी को एक म्यूजियम गिफ्ट करता है जो वो न्यूयॉर्क में बनाना चाहता है अपनी बेटी के नाम से। केट ये सबसे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है क्योंकि उसके पापा हमेशा ऐसे ही उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। उसके जाने के बाद टॉम जो से लव क्वीन के बारे में पूछता है, जानना चाहता है कि जो ने अपनी एक्स वाइफ को क्यों मारा। जो कहता है कि लव ने खुद के साथ गलत किया था और वो मुझे भी मारना चाहती थी। खैर टॉम रीस के बारे में उसे पूछता है, कहता है क्या तुम उसे पहचानते हो। वो केट के दोस्तों के साथ ही रहता है और वो मेरे रास्ते में आ रहा है और मुझे उसे ठिकाने लगाना है, मतलब उसके करियर को। और वो जो से कहता है रीस के बारे में इंफॉर्मेशन उसे बताने, बदले में वो जो को सेफ रखेगा। घर पे फीबी केट के यहाँ रहने के लिए आती है क्योंकि उसे अपने घर पे डर लग रहा था। उसे किसी पर भरोसा नहीं है और बहुत ज्यादा डरी हुई है। केट उसे समझाती है कि उस लड़की ने तुम्हें किडनैप कर लिया था और घबराहट होना आम बात है, तुम्हें शायद किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। कितने में वहां पर एडम आ जाता है जो अब बेघर हो चुका था और अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। केट उसे समझाती है फीबी को अकेला छोड़ दो, वो फिलहाल बीमार है। एडम कहता है कि मैं उसे हॉस्पिटल ले जाऊंगा और मेरी आंखें खुल चुकी है, मैं अब फीबी को कभी हर्ट नहीं करूंगा। फीबी को एडम पे भरोसा था और वो उसके साथ हॉस्पिटल जाना चाहती थी। जो अपने घर पे एक कैमरा लगा देता है और फिर रीस उसके घर आता है और जो रीस को भड़काने लगता है और उम्मीद करता है कि वो सब कुछ सच उगल दे। मगर रीस देख लेता है कि जो उसकी बातें रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और फिर वो जो को मैरियन का पासपोर्ट दिखाता है, कहता है कि वो मुझे मिल गई है। जो डर जाता है, पूछता है क्या तुमने उसे मार दिया। रीस कहता है उसे मार के मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें टॉम लॉकवुड को मारना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। कुछ समय के बाद जो से केट मिलने के लिए आती है और वो यहाँ जो के सामने सब कुछ कबूल करती है। कहती है कि वो अपने काम के लिए एक पाइपलाइन बना रही थी और उसके वजह से कुछ बच्चों को कैंसर हो गया था। ये तब हुआ जब वो 19 साल की थी। वो अपने पापा के कंपनी के लिए काम कर रही थी, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो खुद को दोष देती है, पर अब वो अपने डैड जैसा नहीं बन सकती। जो उसे समझाता है प्यार हमें बदलने का मौका देता है। केट जो के साथ भाग जाने के बारे में सोच रही थी। यहाँ रात के समय यूनिवर्सिटी में जो टॉम को बुलाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर टॉम उसे पूछता है मुझे पता है कि तुम रीस के वजह से काफी चिंता में हो, उसका नाम लेते ही तुम थोड़े घबरा से जाते हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मैं किसी भी इंसान को देखकर समझ जाता हूँ कि वो क्या कर सकता है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी समझदार नेक दिल इंसान हो, लेकिन ये भी सच है कि तुमने लव को मारा था। वैसे ये अच्छी बात है क्योंकि तुम में वो काबिलियत है, तो मुश्किल वक्त में डिसीजन ले सकते हो और तुम पकड़े भी नहीं जाते। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इन सब से निकलने में। वो जो को बता देता है रीस फिलहाल अभी अकेला है और वो कमजोर है और वो शहर से बाहर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में छुपा हुआ है और तुम्हें अब उसे मारना होगा। केट देखती है फीबी और एडम ने एंगेजमेंट कर लिया है और रिंग के नाम पर उसने
उसने फीबी को एक रस्सी पहनाया है और वो खुश भी थी, लेकिन केट गुस्सा थी क्योंकि फीबी अभी मेंटली ठीक नहीं है और वो कुछ भी सोच नहीं पा रही। इधर यूनिवर्सिटी में नाडिया जो के ऑफिस में घुस जाती है और उसे एक छुपा हुआ बुक मिलता है जिसमें एक चाबी था। तभी उसे एडवर्ड का मैसेज आता है जो बताता है कि तुम प्रोफेसर जॉनथन के बारे में सही थी। वो उसे एक फोटो भेजता है सस्पेक्ट का और उसमें जो भी होता है, और उसके हाथ में एक बैग था तंदूरी ट्रेडिशन नाम के रेस्टोरेंट का। नाडिया वहां पहुंचती है और उसे उल्टे तरफ एक दरवाजा दिखता है जो रीस को ढूंढ लेता है और आखिर में वो उसे बांध के बहुत टॉर्चर करता है। कहता है कि टॉम तुम्हें मरवाना चाहता है, मगर जो कहता है कि वो रीस को मारेगा नहीं, बस उसे टॉर्चर करेगा। बदले में वो रीस से जानना चाहता है, पूछता है कि मैरियन कहाँ है। नाडिया उस दरवाजे को खोल के अंदर आती है और उसे जो चाबी मिला था उससे वो एक दरवाजे को अनलॉक करती है। गुस्से में जो आखिरकार रीस को मार डालता है, लेकिन फिर उसे भ्रम दिखता है जैसे कि रीस जिंदा है। नाडिया बेसमेंट में आती है और उसे वही कांच वाला पिंजरा मिलता है जिसमें कि मैरियन कैद होती है। फ्लैशबैक में हम पेरिस में मैरियन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी जूलियट के साथ रह रही थी। वो अपनी जूलियट को 2-4 दिन के लिए बेबी सिटर बीट्रीस के साथ छोड़ देती है क्योंकि वो आर्ट फेयर जाने वाली थी। और वहीं वो जो को देखती है और उसे देखकर वो अपनी जान बचाकर भागती है, मगर जो ने उसे पकड़ लिया था। आखिर में वो उसे वादा करता है कि वो खुद को बदल लेगा और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर एक दिन वो मैरियन के पीछे जाता है, उसका लॉकेट चुरा लेता है और उसके कॉफी में एक दवाई मिला देता है जिसे पीकर वो बेहोश हो जाती है। जब मैरियन को होश आता है तो वो जो के कैद में होती है। जो उसका मुंह खोलता है और मैरियन पानी पीती है, लेकिन जो का ध्यान तो रीस के वीडियो पे था। मैरियन उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपने घर जाने दो, जूलियट अकेली है, वो मेरा इंतजार कर रही है। वो चिल्लाने लगती है तो जो उसका मुंह फिर से बंद कर देता है, कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब वो जैसे जो के घर पे कैद हो गई थी, लेकिन एक बार वो बेहोश होने का नाटक करती है और जो उसे पिंजरे तक लेकर जाता है, लेकिन वो भागने की कोशिश करती है तो जो उसे धक्का दे देता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। उसके हाथ और पैर में चोट लग गई थी और वो चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से निकालो, मेरी बेटी अकेली है। लेकिन जो उसकी बात नहीं सुनता और कहता है मैं वो जो नहीं हूँ। और जो उसके साथ ऐसे बर्ताव कर रहा था जिससे कि मैरियन भी हैरान थी। वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, ना उसे अच्छे से बात करता है, जैसे कि वो उसे पसंद ही ना करता हो। मैरियन समझ गई थी कि गुस्सा होने से काम नहीं बनने वाला। अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जो को बहलाना फुसलाना पड़ेगा। इसीलिए जो जब उसके लिए खाना लेकर आता है तो वो खाने की खुशबू की तारीफ करती है और उसे कहती है कि हम और तुम एक परिवार की तरह रह सकते हैं, अभी भी देरी नहीं हुई है। मगर अब तो जो जैसे मैरियन में इंटरेस्टेड था ही नहीं। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ बस इसीलिए रख रहा हूँ ताकि वो तुम्हें मारने के लिए आए। अब ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और मैरियन अंदर से निकलने का रास्ता ढूंढती है, लेकिन ढूंढ नहीं पाती और वो धीरे धीरे पागल हो रही थी क्योंकि अब उसे खाना मिलना भी बंद हो चुका था। तभी एक दिन नाडिया उस तक पहुंच जाती है और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है। जो को अब रीस की बॉडी डिस्पोज करनी होगी, जिसमें तो वो अब माहिर हो चुका था, मगर उसे अभी भी रीस दिखाई देता है, जबकि उसने रीस को तो दफना भी दिया। फिर भी रीस जो को बताता है कि असल में जो कभी रीस से मिला ही नहीं। और जब जो अपने छुपाए हुए कैमरा का फुटेज देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि रीस उसमें कैप्चर हुआ ही नहीं था। रीस कहता है कि तुम असली रीस से तभी मिले जब तुमने उसे मार डाला था। जो याद करता है कि वो रीस से पार्टी में मिला था, लेकिन असल में वो एक खाली कुर्सी से बात कर रहा था। और जब भी रीस उन सभी के सामने आया तो रीस जो से नहीं बल्कि सभी से बात करता था। वो तो जो को पहचानता भी नहीं था। और मैसेजेस की बात की जाए तो जो उन्हें भी सब कुछ इमेजिन कर रहा था कि रीस उसे मैसेज भेजता है। जो का दिमाग अब हद से ज्यादा खराब हो चुका था और यहाँ पता चलता है कि जितने भी मर्डर्स हुए हैं वो सब जो ने किए हैं। मैलकॉम मैरियन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसलिए जो ने उसे मार डाला। साइमन दूसरे आर्टिस्ट का काम चुराता था, इसीलिए वो भी मारा गया। और जेमा को जो पे तो पहले से ही शक था, इसीलिए वो भी मारी गई। रीस जो से कहता है कि अब तुम मान भी लो कि तुम हो कौन और तुम क्या कर सकते हो, तब तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने मैरियन को कहाँ रखा है। मैरियन नाडिया से कह देती है कि जोनाथन का असली नाम जो है और उसी ने उसे यहाँ कैद करके रखा है। नाडिया पिंजरे को खोलने वाली थी, लेकिन मैरियन डरती है नाडिया गलत कोड डाल देगी तो जो को पता चल जाएगा और पुलिस को इस बारे में मत बताना। जो ने अपनी ही पत्नी को मारा था और वो गायब हो गया था। और वो नाडिया को अपनी बेटी के बारे में बताती है, कहती है मुझे बस उसे सेफ रखना है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से निकली तो जो मुझे फिर से ढूंढ लेगा। वो नाडिया से कहती है तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है। नाडिया उसे खाना और पानी देती है और कहती है मैं फिर से कल आऊंगी और जो के ऑफिस में छानबीन करूंगी। और पूछती है कि आखिर जो कितने दिनों से यहाँ नहीं आए हैं। मैरियन कहती है बहुत दिन हो गए।
और मुझे डर है कि तुम पकड़ी जाओगी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उसे पता मत चलने देना कि तुम मेरे बारे में जानती हो, वरना वो तुम्हें चोट पहुंचाएगा। खैर इधर जो को केट मिलती है जो उसे पूछती है कि तुमने फीबी और एडम का बकवास एंगेजमेंट वाला इनविटेशन मिला। फीबी को डॉक्टर की जरूरत है और वो ऐसे लड़के से शादी कर रही है जो कंगाल हो चुका है। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। केट चली जाती है और रीस कहता है कि जल्दी से प्रॉब्लम को खत्म करो, तब तुम इस लड़की के साथ आराम से रह पाओगे। इधर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था, लेकिन नाडिया घबराई हुई लग रही थी क्योंकि वो जो की सच्चाई जानती है। यहाँ तक कि उसने अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया, इसलिए जो को काफी अजीब लग रहा था क्योंकि नाडिया तो ऐसा कभी नहीं करती। इसीलिए क्लास खत्म होने के बाद जो नाडिया को रुकने को बोलता है और नाडिया बड़े ही अच्छे से सिचुएशन संभाल लेती है झूठ बोलकर कि उसके और एडवर्ड के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसी को लेकर वो थोड़ी परेशान है। केट फीबी से मिलती है लेकिन वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, जैसे वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। फिर वहाँ एडम आ जाता है जिसे केट पसंद नहीं करती क्योंकि उसे लगता है एडम अपने फायदे के लिए फीबी को फंसा रहा है। जो अपने ऑफिस में होता है और उसे केट कॉल करती है, बताती है कि फीबी ने कहा कि वो अपने एंगेजमेंट वाले दिन ही शादी कर रही है और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि अब तुम ही हो जो पागल नहीं हो। रीस जो को याद दिलाने लगता है उसे जल्द सोचना होगा कि मैरी एन कहाँ कैद है, वरना बिना खाना और पानी के वो मर जाएगी। जो गुस्सा होने लगता है और धीरे धीरे वो उसी किताब तक पहुंच जाता है जिसके अंदर चाबी होती है, लेकिन ये चाबी कहाँ की है उसे याद नहीं था। धीरे धीरे उसे तंदूरी ट्रेडिशन रेस्टोरेंट के बारे में पता चलता है। वो वहाँ पहुंचता है और नाडिया मैरियन से मिलने पहुंचती है। जो उल्टे तरफ उस दरवाजे को देखता है और उसे पुराने दिन थोड़े बहुत याद आने लगते हैं। जो जैसे ही अंदर आता है नाडिया छुप जाती है। जो मैरियन से माफी मांगने लगता है और वो तुरंत मैरियन को खाना देता है और ये देखकर मैरियन भी हैरान थी कि अचानक जो को क्या हो गया। जो वादा करता है कि वो उसे बाहर निकालेगा। मैरियन भी वादा करती है कि वो अपना मुंह बंद रखेगी, वो अपनी बेटी के वास्ते जिंदा रहना चाहती है। जो कहने लगता है कि मुझे कुछ हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके पास चाबी नहीं है, इसीलिए जो वादा करता है कि वो कल सुबह आएगा। उसके जाने के बाद मैरियन नाडिया से कहती है कि वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। नाडिया बोलती है कि अगर मैं जोनाथन को मार दूं तो मैरियन उसे समझाती है ऐसा नहीं करोगी तुम, वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है, मैं उसे मारूंगी, मेरे बच्चे का सवाल है, मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। नाडिया कहती है कि वो एक दवाई ले आएगी जिससे वो लोग जो को बेहोश कर देंगे, एक ड्रिल जिससे कि वो लोग दरवाजे को खोलेंगे और एक चाकू काम तमाम करने के लिए। अब यहाँ एडम को देखते हैं जो कि अपने शादी की तैयारी कर रहा था। स्टीव उसे पूछने लगता है कि अचानक तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि तुम शादी की तैयारी कर रहे हो। फीबी केट को बताती है कि उसके परिवार वाले उसके शादी को बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें एडम के बारे में पता चला कि वो कंगाल हो चुका है। केट उसे बता देती है कि एडम शादी के खर्चे बढ़ा रहा है और ये सारा बिल तुम्हारे नाम पे है, तुम्हें ये खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन फीबी तो जैसे एडम के प्यार में पागल थी या वो सच में पागल हो गई है, उसे अब इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। केट उसे समझाती है तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फीबी उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे यहाँ से जाने को बोलती है। जो प्लानिंग कर रहा था कि वो मैरियन को आजाद कर देगा उसके हाथ में टाइमर वाला हथकड़ी लगा के, और टाइम रहते वो यहाँ से स्पेन भाग जाएगा। वो अपने फ्रीजर में बंदूक देखता है और रीस बताता है कि तुम्हें मैरियन को मार देना चाहिए, उसे इतना भी मत तड़पाओ। जो उसकी बात नहीं मानता और वो पहुंचता है एडम और फीबी के शादी में। वहाँ वो केट से बात करता है और केट शादी को रोकना चाहती थी। जो फीबी से बात करता है और वो भी शादी को रोकना चाहता है और वो फीबी से मिलने जाता है, जिसे देखकर वो तो खिल उठती है। जो उसके मन में शक पैदा करने के लिए कहने लगता है कि मैंने भी बहुत जल्दी में शादी कर ली थी और मेरी शादी टिक नहीं पाई। फीबी सोचने लगती है क्या अब मैं शादी करके गलती कर रही हूँ। ये सब कुछ एडम सुन लेता है और वो जो को यहाँ से जाने को बोलता है। केट और जो दोनों बाहर आते हैं और केट सोचती है कि फीबी से उसकी दोस्ती खराब हो गई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानेगी। जो यहाँ से हमेशा के लिए जाने वाला था, इसीलिए वो जी भर के केट की तारीफ करने लगता है। कहता है कि तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मुझे भी बदल के रख दिया। केट बोलती है आज तक इतनी खूबसूरत बात मुझसे किसी ने नहीं कही। फीबी और एडम की शादी हो जाती है, लेकिन फीबी के चेहरे से तो जैसे रंग ही उड़ा हुआ था। अगली सुबह टॉम अपनी बेटी केट से मिलने के लिए आता है, जिसे पता चलता है कि फीबी कल रात नशे के हालत में अपने पार्टी से भाग गई थी और लोगों ने उसका वीडियो बना लिया उसी हालत में। टॉम अपनी बेटी से कहता है कि वो चाहता है कि केट उसके कंपनी को संभाले। केट अपने पापा से पूछती है कि अब आपने क्या कर दिया, कितने बच्चे मारे गए हैं अब। टॉम अपनी बेटी से कहता है कि हम गलतियों से ही तो सीखते हैं और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम दोषी नहीं थी, तुम ये सब छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी हो, तुम मेरे ऑफर को मान लो। इधर जो मैरियन के लिए खाना लेकर आता है और मैरियन जानना चाहती है कि उसकी बेटी कैसी है, लेकिन जैसे ही जो मैरियन के फोन से बीट्रिस को मैसेज करता है तो उसे पता चलता है जूलियट की दादी को मिलने वाला है, क्योंकि इतने दिनों से मैरियन गायब थी। ये जान के मैरियन रोने लगती है। यहाँ मेट्रो स्टेशन में नाडिया के बैग से चाकू और दवाई गिर जाता है, जिससे कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। रीस जो को समझाते रहता है कि
मैरियन को मार डालो, इतना दया दिखाने की जरूरत नहीं। मैरियन को आजाद करने के लिए जो उसका सामान दरवाजे के पास में रख देता है, लेकिन तभी जो ने जो उसे खाना लाकर दिया था उसमें पीनट ऑयल मिला था, जिससे मैरियन को एलर्जी है और वो छटपटाने लगती है। जो को दरवाजे का पासकोड याद नहीं आ रहा था और इधर अंदर एलर्जिक रिएक्शन के वजह से छटपटाने लगती है। इसीलिए जो चाबी ढूंढने के लिए अपने घर आता है तो वो वहाँ जेमा को हलुसिनेट करता है, जो उसे ताना मारती है कि तुम कभी नहीं बदल सकते, तुम हैवान के हैवान ही रहोगे, तुम उस बेचारी लड़की को बचा नहीं पाओगे, तुम्हें वो कर देना चाहिए जो तुम उसके साथ कर सकते हो। चाबी उसके पास थी और वो अचानक वहां से गायब हो जाती है। जो एक कमरे में आता है और वहां उसे बैग नजर आती है, चाबी उसी के पास होती है और वो उस चाबी को निगल जाती है। फिर उसे लव नजर आती है जो उसे ताना मारने लगती है, ये कहते हुए कि जो का प्यार करने का तरीका यही है जिसमें आखिर में कोई ना कोई मारा जाता है। वो उसे चाबी देती है, लेकिन असल में ये बंदूक थी और वो कहती है कि अगर ये सब खत्म करना है तो फिर से किसी को मरना होगा। लेकिन अचानक जो की नींद खुल जाती है और पता चलता है ये सब कुछ उसका सपना था। उसे समझ आ चुका है कि उसे करना क्या है, वो मैरियन को आजाद कर देगा। फीबी का मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में इलाज चल रहा था, जबकि एडम उसके पैसों से मजे कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ दो लोग आते हैं और एडम सोच रहा था कि वो दोनों उसका शौक पूरा करेंगे, लेकिन वो दोनों चाकू निकाल लेते हैं। एडम चिल्लाते हुए कहता है उसे कुछ नहीं करने, वो उन्हें पैसे ऑफर करता है, लेकिन उन तीनों को पैसे नहीं चाहिए। वो लोग उसका मुंह बंद करते हैं और वो औरत उसे पीटने लगती है। केट अपने पापा से मिलने जाती है और उन्हें हेडलाइन दिखाती जिसमें लिखा हुआ था एडम मर चुका है। वो अपने पापा से पूछती है आपने ऐसा क्यों किया, तो टॉम कहता है ऐसा तो होना ही था। केट एडम को मरवाना नहीं चाहती थी। टॉम कहता है तो फिर तुमने उसके बारे में मुझे बताया ही क्यों। वो जाने वाली थी, लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें वापस घर आ जाना चाहिए। केट नहीं जाना चाहती, उसे ऐसी जिंदगी नहीं जीना जहां उसके डैड हमेशा इंटरफेयर करते हो। लेकिन तभी टॉम बता देता है कि आज तक जितने भी इंटर्नशिप्स और जॉब्स केट ने किए हैं वो सभी केट को टॉम के कहने पर ही मिले हैं, और जिस घर में वो रह रही है सब कुछ उसके डैड के वजह से है। वो अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम ये सब नाटक बंद करो और घर वापस आ जाओ। पेनल्टी भरकर एडवर्ड नाडिया को बचा लेता है और एडवर्ड जानना चाहता है कि आखिर नाडिया केटामीन के साथ क्या करने वाली थी। नाडिया उसे नहीं बता सकती। एडवर्ड नाराज हो जाता है कि आखिर एक दूसरे से वो लोग कोई बात शेयर क्यों नहीं करते, अगर वो लोग रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते। वो नाराज होकर चला जाता है। जो मैरियन से मिलने आता है, मगर वो मैरियन को वहाँ अनकॉन्शियस पड़ा हुआ देखता है और जमीन पर कुछ पिल्स गिरे हुए थे। मतलब ये हुआ कि शायद वो ओवरडोज कर गई है। मैरियन के मरने के बाद जो अब खुद को भी खत्म कर लेना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो मैरियन के बॉडी को एक पार्क में एक बेंच पे रख देता है। फिर अगले दिन वो जब क्लास में होता है तो सभी का मोबाइल बजता है और पता चलता है कि रीस मॉन्ट्रोस जंगल में मरा हुआ मिला। जो थोड़ा सा डरने लगता है और नाडिया भी क्लास में मौजूद नहीं थी। नाडिया बहुत डरी हुई है और उसे मिलने के लिए एडवर्ड आता है और वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ टाइम पास हूँ, आखिर चल क्या रहा है। नाडिया कहती है मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। वो एडवर्ड को उसी बेसमेंट में ले जाती है जहाँ मैरियन बंद थी, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, और सोचती है कि उन्हें अब जोनाथन को मारना होगा। जो के मरने से पहले वो अपना लेटर लिख रहा होता है ताकि कम से कम जूलियट को पता चले कि उसकी माँ कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। रीस उसे समझाता है कि तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें टॉम लॉकवुड ने फंसाया है और तुम्हें उसे मारना होगा। अपने दुश्मन को तुमसे मरवाकर वो तुम्हें भी मारने वाला है। तभी उसे केट का मैसेज आता है जो उसे अपने घर बुला रही थी। वो देखता है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और वो फीबी से मिलने के लिए गई, जो कि एडम और रीस के डेथ की खबर सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट है। वो ये भी बताने लगती है कि हो सकता है रीस को मारने के पीछे उसके पापा का हाथ हो। वो शहर छोड़कर जाने का सोच रही है और वो बताने लगती है कि जब वो 19 साल की थी तो वो अपने पापा के लिए काम कर रही थी और वो जिसे भी डेट करती थी सभी लोग उसे छोड़ के भाग जाते थे। एक दिन उसे पता चला कि उसके डैड ने किसी को उसे फॉलो करने के लिए लगवाया है। एक दिन वो अपने पापा के ऑफिस में घुसी तो उसे अपने पापा के ऑफिस में अपने बारे में सारी जानकारी मिली कि वो किसे डेट कर रही है, किसके साथ सेक्स करती है, सब कुछ। आज तक जो भी उसने हासिल किया है वो अपने पापा के वजह से ही है, मतलब कि वो अपने दम पर आज तक कुछ भी नहीं की। जो उसे समझाता है, संभालता है और अपने घर वापस आता है और अब वो रीस की बातों से भी सहमत है। टॉम लॉकवुड को मरना पड़ेगा। रीस कहता है कि अगर टॉम को मारना है तो उन्हें थोड़ा सा क्रिएटिव होकर सोचना पड़ेगा। उसे पता चलता है कि टॉम 8 घंटे में टोक्यो के लिए निकलने वाला है और उससे पहले ही उन्हें टॉम को मारना होगा। इसके बाद वो लोग हैंगर पहुंचते हैं जहां पे टॉम अपना प्लेन रिपेयर कर रहा था। जो उनके सामने आता है, कहता है कि मुझे बस आपसे बात करनी है। तभी मौका देखकर वो उसको बेहोश कर देता है और उसे चेयर से बांध देता है। टॉम उसे
कहता है कि मुझे पता है केट ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि मैं उसकी मदद कर रहा था। जो कहता है तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे, तुम उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहे थे। टॉम उसे पूछता है तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करती है? कि इतने में टॉम का बॉडीगार्ड वहां पे आता है, लेकिन जो उसे बेरहमी से मार डालता है। टॉम जो से पूछता है तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तुम वापस घर जाना चाहोगे? तुम्हारा रिकॉर्ड मैं साफ करवा सकता हूँ। जो समझ जाता है टॉम अपनी बेटी की तरह उसे भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। जो गुस्से में एक प्लास्टिक बैग टॉम के सिर पे डालता है और उसे सफोकेट करने लगता है। इसके बाद वो ऑनलाइन टॉम के वर्कशॉप्स के बारे में जानने की कोशिश करता है और उसके बाद वो लोग वहां पर सबूत रख देते हैं ताकि पुलिस को लगे कि अभी जो बॉडीगार्ड आया था ह्यूगो, उसी ने टॉम को मारा है। जो ह्यूगो के बॉडी को दफना देता है ताकि दुनिया को लगे कि बॉडीगार्ड टॉम को मार के भाग गया, और जो सोचता है कि आखिरी बॉडी है जिसे वो दफना रहा है। जो अगली सुबह एक ब्रिज के ऊपर आता है खुद को खत्म कर लेने के लिए, लेकिन रीस उसे समझाता है कि उसे ये कदम नहीं उठाना चाहिए। हर इंसान में थोड़ी बहुत बुराई तो होती है, लेकिन उन्हें अपने इस शर्म को अपनाना होगा। तभी उसे केट का फोन आता है, लेकिन वो अपना फोन पानी में फेंक देता है। रीस उसे समझाता है तुम दोनों साथ रह सकते हो, लेकिन जो कहता है कि मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं मेरे लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं होने वाला। वो रीस को गले लगाता है और उसे पानी में धक्का दे देता है, और उसके बाद वो खुद पानी में कूद जाता है। वो खुश है कि केट सेफ है, लेकिन उसे इस बात का पछतावा है कि वो केट के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। एडवर्ड और नाडिया जो के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे, और आखिरकार वो एडवर्ड को जो के सच के बारे में बता देती है, और मैरियन के बारे में भी। वो कहने लगती है कि उन दोनों ने मिलकर जो को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उनके पास प्लान बी भी था। नाडिया मैरियन के दवाई को एक्सचेंज कर लेती है, फिर वो बीट्रिस के नंबर के जगह अपना नंबर लिख देती है। मतलब कि जो को बीट्रिस के तरफ से मैसेज जो आ रहा था वो असल में नाडिया ने किया था। जूलियट बीट्रिस के साथ ठीक ठाक रह रही है। नाडिया ने मैरियन को बीटा ब्लॉकर दिया था, जिससे कि हार्ट रेट इतना कम हो जाता है कि दूसरों को लगता है कि धड़कन बंद हो चुका है। मैरियन मर गई है, लेकिन असल में ये सिर्फ नाटक कर रही थी, वो जिंदा थी। जो को ऐसा लग रहा था मैरियन मर चुकी है, इसीलिए वो उसके बॉडी को बेंच पे रख देता है। कुछ समय के बाद नाडिया वहां पर पहुंच जाती है और एक इंजेक्शन देकर वो मैरियन की जान बचा लेती है। दूसरी तरफ जो अभी भी जिंदा है और उसे होश आता है हॉस्पिटल में। पुलिस बोट ने जो की जान बचा ली। जो वहां पेट्रोलिंग के लिए आए थे। केट वहां पर आती है और उस पर चिल्लाती है ऐसा कदम उठाने के लिए। जो कहने लगता है मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। केट बोलती है मेरे डैड मर चुके हैं, उसके बॉडीगार्ड ने उन्हें मार डाला पैसों के लिए। कहते हैं कि ये उनके कर्मों का फल है, और उसके डैड ने अपना कंपनी बिजनेस सब कुछ केट के नाम कर दिया है, और केट ये सब कुछ संभालने का सोच रही है क्योंकि अब उसके अंदर हिम्मत आ गई है, और ये हिम्मत उसे जो से मिली है। जो कहता है कि मैं भी तुम्हें भुला नहीं पा रहा। केट कहती है तुम अमेरिकन बहुत इमोशनल होते हो। वो उसे आई लव यू कह देती है और जो उसे अपना असली नाम बता देता है। नाडिया जो के अपार्टमेंट पहुंचती है, जबकि एडवर्ड बाहर होता है नजर रखने के लिए। नाडिया को एक बॉक्स मिल जाता है जिसमें के रीस का सामान होता है, और वो अंदर फोटो क्लिक करने लगती है। फिर वो वहां से तुरंत निकलती है, लेकिन उसे बाहर में जो मिल जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसका फोन गिर जाता है। जो पूछता है तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी? वो उसका फोन उठाता है, अनलॉक करता है, और नाडिया ने जितने भी तस्वीर खींचे हैं उसे वो डिलीट कर देता है। नाडिया घबराने लगती है, कहती है मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसके बाद हमें बताया जाता है बाकी दोस्तों के बारे में। ब्लेसिंग और सोफी ने मिलकर एडम के घर को खरीद लिया। रोल्ड एक हंटिंग ट्रिप पे गया था और उसने गलती से अपने ही दोस्त को गोली मार दिया, लेकिन रोल्ड के फैमिली ने सारा मामला कवर कर दिया ताकि दुनिया को पता ना चले। कॉनी रिहैब में ज्यादा समय के लिए टिक नहीं पाया। फीबी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और वो थाईलैंड में एक एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती है। दूसरी तरफ मैरियन अपनी बेटी जूलियट के साथ पेरिस में रह रही है, और वो जो के खबर को देखती है जिसे पढ़ के उसे गुस्सा आता है। जो फिर से बच निकला। इसके बाद हम जो और केट के इंटरव्यू को देखते हैं। केट अपने पापा के पैसों से जो के खिलाफ जितने भी सबूत है उसने सब कुछ मिटा दिया। उसने इंटरनेट से सब कुछ इरेज करवा दिया है। उनके इंटरव्यू से पता चलता है जो ने एक बुक स्टोर खरीद लिया है, जबकि केट अपने डैड का बिजनेस संभाल रही है। फ्लैशबैक में देखते हैं जो नाडिया से कहता है मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रही हो, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं होगा। नाडिया घबराते हुए लड़खड़ा कर गिर जाती है और वहाँ पर वो एडवर्ड की डेड बॉडी देखती है, जिसे देखकर वो चीख चीख कर रोने लगती है। जो को सेकंड चांस मिला है, इसीलिए वो इसे खोना नहीं चाहता, और वो नाडिया से कहता है अपना हाथ आगे बढ़ाओ। जो मर्डर वेपन उसके हाथ पे दे देता है और उसे कहता है अगर तुम पुलिस को मेरे बारे में बताओगी तो कोई
तुम पर विश्वास नहीं करेगा। रीस के मर्डर के लिए जो एडवर्ड को फंसा देगा और इसीलिए नाडिया ने एडवर्ड को मार डाला और नाडिया को यह समझाकर जो वहां से चला जाता है। नाडिया को जेल हो जाती है और वो अपनी सफाई में कुछ भी नहीं बोलती। प्रेजेंट में जो खिड़की से बाहर देख रहा था लेकिन वो अपने रिफ्लेक्शन में रीस को देख पाता है जो इस बात को मान चुका है कि वो बुरा इंसान है, वो सीरियल किलर है, लेकिन अब उसके लिए कत्ल करना और भी ज्यादा आसान हो चुका था क्योंकि अब वो पावरफुल भी है। और इसी के साथ यू सीजन 4 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।